AQI levels are well above 400 consistently. There is something different. It is not just the regular smog. Mood swings, brain fogging and confusions. जितना ज़्यादा EQI हाई होगा उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। Or is pollution a much larger health issue for us? जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में प्राण वायु स्रोतस, वो हमारे स्रोतस के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। अब अगर आप दिल्ली में रहने वाले इंसान हो, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 10 सिगरेट स्मोक इनहेल। हमारी वायु में we don't have tobacco, so why are we relating it with cigarettes? So it's not tobacco but the pollution is there which we are breathing. ऐसा क्यों है कि दिल्ली में हमारा पाचन शक्ति कम है और दिल्ली के आसपास जो गांव वगैरह है वहाँ पाचन शक्ति ज़्यादा, ऐसा क्यों होता है? Population density ज़्यादा है. क्या ऐसा लग रहा है आपको हम पॉल्यूशन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब भरे पड़े हैं। किसी को कफ के थ्रू डायरिया हो रहा है, फीवर ज़्यादा आ रहा है, थ्रोट इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। Suddenly itching बढ़ रही है बॉडी पे, स्कैल्प पे. बच्चों में स्पेशली वाटरी आइज ज़्यादा हो रही हैं. ब्रेन फॉग रियल? Pollution is big reason poor concentration because body का oxygenation उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है. Pollution, this increase in AQI will affect the examination performance of students in Delhi NCR? So ऐसे में उनका रीजनिंग, असर्शन सब चीज़ें अफेक्ट होंगी. और किस तरह के फूड्स आप रिकमेंड करते हैं फॉर फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन? ये सिट्रस फूड ज़्यादातर हमारे लिए अगेंस्ट काम करता है। जो ये पोल्यूशन है इससे बचने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस? जैसे हमें स्टीम डेली लेनी चाहिए. तो हमारे आयुर्वेदिक में एक अंजलि बोला गया है, जिसे हम एक अंजलि इसको बोलते हैं बेसिकली। एक अंजलि हमें टोटल 8 अंजलि पानी पीना चाहिए। उन काले लंग्स को वापस सफ़ेद करने के लिए क्या लेना चाहिए? देखो, काले लंग्स को सफ़ेद करने के लिए आपको डिटॉक्स ही करना पड़ेगा। पॉल्यूशन प्रोटोकॉल डिस्कस कर सकते हैं विद इजी स्टेप्स जो कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सके पॉल्यूशन फाइट करने में इजीली। हेलो व्यूअर्स, आज का एपिसोड बहुत ही सीरियस इशू को लेकर आए हैं हम। पॉल्यूशन, हम सब पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं। हमारा AQI दिल्ली में 400, 500, 600 रोज़ सुबह उठते हैं और हम ये देखते हैं और वी गेट इवन मोर एप्रीहेंसिव, हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। वी आर कंसर्न अबाउट आवर चिल्ड्रन। सो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि हम पॉल्यूशन से कैसे फ़ाइट कर सकते हैं बेटर। सो आज हमारे शो में 2 एक्सपर्ट्स हैं, वैद्य प्रीति भोसले who is an Ayurveda expert and Vaidya Mridul Mittal who is a skin and respiratory expert in Ayurveda. So the official AQI levels are well above 400 consistently. हर रोज़ ही हम जब सुबह उठते हैं और चेक करते हैं तो देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में कि AQI या 400 के ऊपर है, 500 के ऊपर है, कई बार 600 के ऊपर है। एंड दिस इज़ अ फिनोमिना विच इज़ अकरिंग एवरी ईयर। बट इस साल हम देख रहे हैं कि सांस लेने में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रही है। पॉल्यूशन हर साल होता था, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि इस साल हम पॉल्यूशन में सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको? क्या आपको ऐसा लगता है डॉक्टर? इस साल देर इज़ समथिंग डिफरेंट. इट इज़ नॉट जस्ट द रेगुलर स्मॉग बट उससे ज़्यादा ही इश्यूज़ है. वन थिंग इज़ द रीडिंग दैट वी गेट इन द AQI बट द अदर थिंग इज़ पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स like there are mood swings, brain fogging and confusions. These things are also increasing, so this is not the regular pollution wala thing this year. So we have Dr. Mridul with us who is an expert in this field. एंड डॉक्टर मृदुल, आपका क्या इसके बारे में व्यू है? तो बेसिकली जितना भी आजकल ये AQI चल रहा है, चाहे वो 400 है चाहे 500 है, ये एक बेसिकली नंबर रिप्रेजेंट करता है। बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये एक हमारा हेल्थ प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा EQI हाई होगा उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो PM 2.5 होता है हमारा, तो वो जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, जैसे जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है ऐसे ऐसे हमें ब्रीदिंग इश्यूज़ बढ़ने लग जाते हैं। जब ब्रीदिंग इश्यूज़ बढ़ने लग जाते हैं तो हम आयुर्वेद में कहते हैं कि हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। जब अग्नि डिस्टर्ब होती है, अग्नि के साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन होने लगता है। मेटाबॉलिज्म के साथ हमारा इम्यूनिटी डाउन होने लग जाती है। तो जिसके कारण आजकल जैसे हम बोल रहे हैं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पब्लिक कहती है कि जी मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, आंखों के सामने धुआं सा मुझे लग रहा है, मेरे सर में दर्द सा फील हो रहा है। तो ये सारे आजकल इशू हमें देखने को मिल रहे हैं। एक मिनट, आपने बोला हमारी अग्नि कम होती है। आज तक हम ये सोच रहे थे कि पॉल्यूशन जब होता है तो हमारे फेफड़ों में इशू होता है, सांस लेने में इशू होता है, बट आपने सडनली इसको लिंक कर दिया मेटाबॉलिज्म से, राइट? और आपने बोल दिया है कि जैसे जैसे PM 2.5 हम ज़्यादा अपनी बॉडी में लेते रहते हैं वैसे ही हमारी जो ये जो अग्नि होती है जिसको हम डाइजेस्टिव पावर से लिंक करते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो is it only a respiratory issue or is pollution a much larger health issue for us? बेसिकली इट इज़ अ लार्जर, ये हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, नॉट ओनली द लंग्स।
ये हो क्या रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड से स्ट्रीम्स होके जब PM 2.5 जाता है तो वो हमारी अग्नि को भी डिसबैलेंस करता है। साथ साथ जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में प्राण वायु स्रोतस, वो हमारे स्रोतस के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। जब वो स्रोतस के चैनल को कंटामिनेटेड कर देगा तो वहाँ से हमें सांस की इशू भी होने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब अग्नि हमारी जो मंद हो जाती है, अग्नि मंद होने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा, तो हम जो ब्रीदिंग ले पाएंगे वो ईजी नॉट टू टेक हो पाएगी। तो इसकी वजह से हमें जो बोलते हैं कि भाई अपना खान पीन जो है वो बहुत लाइट रखो, ठीक है, अपने रूम्स को थोड़ा सा क्लीन करके रखो। तो आजकल ये ज़्यादातर हम देख पा रहे हैं। गॉट इट। आप सो डॉक्टर आप कह रहे हैं खान पीन को लाइट रखो, जबकि अभी हम प्री विंटर स्टेज पे हैं, ऑटम ख़त्म हो गया है, प्री विंटर शुरू हो गया है। अभी तो कहते हैं कि ज़्यादा खाना चाहिए इस समय, क्योंकि डाइजेशन हमारी बेटर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनके लिए बेटर्स है जो जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। बट अब अगर आप दिल्ली में रहने वाले इंसान हो या नियर बाय दिल्ली रहने वाले इंसान हैं हम लोग, तो उन लोगों का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 10 सिगरेट के लाइक तौर तो अपना वो कर ही रहे हैं, स्मोक इनहेल। तो जब आप इतना इनहेल कर रहे हैं तो साफ सीधी बात है कि आपका डाइजेशन पावर भी, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। सिगरेट की बात की, सो AQI 400 है, 500 है, 600 है, बट व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिन्स आर वी एक्चुअली ब्रीदिंग इन आवर बॉडी, जो हम इसको सिगरेट से इसको रिलेट कर रहे हैं। सिगरेट इज़ बेसिकली टोबैको, जिससे हम कहते हैं कि लंग्स ख़राब होते हैं, बट हमारी वायु में वी डोंट हैव टोबैको, सो व्हाई आर वी रिलेटिंग इट विद सिगरेट्स डॉक्टर? So it's not tobacco, but the pollution is there which we are breathing. So that is the exactly जो इन्होंने अभी particulate matter भी बताया, they are the toxins only जो air में settle नहीं हो पाते हैं, which are very difficult to disperse in the air, and they are going inside our body, and our organs, our lungs are not made in the way to filter them out. Our lungs can filter out the basic impurities, धुआं एंड ऑल, वो सब तो हमारे पहले रेस्पिरेटरी पाथवे से, नेज़ल पाथवे से ही फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है. बट दीज मटीरियल्स, दीज टॉक्सिन्स विच आर देयर इन द एयर ड्यू टू pollution, this pollution could be due to abhi like we saw after Diwali it suddenly increased. So that was a lot of we saw the day after Diwali there was very thick cloud of pollution. So our body is not made to filter that, our lungs are not crafted to filter that kind of a pollution, so that is causing the issue. सो डॉक्टर अभी जैसे बोला कि ये पॉल्यूशन हमारा दिवाली से बढ़ गया, सो क्या इसका मतलब ये है कि हमें दिवाली में पटाखे नहीं बजाने चाहिए? क्योंकि पहले हम दिवाली के पटाखे बजाते थे, पॉल्यूशन इतना नहीं होता था दिल्ली में, बट लास्ट 10-15 ईयर से हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर दिवाली लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं और उसके इमीडिएटली के बाद पॉल्यूशन बढ़ जाता है. तो इसका मतलब है कि शुड वी दिवाली को बनाने के हमको फायर क्रैकर्स वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए? नहीं, आई थिंक दिवाली इज़ अ फेस्टिवल विच हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड. सो द पॉइंट इज़ नॉट दिस कि हम अपनी सेलिब्रेशंस को रोकें या अपनी सेलिब्रेशंस में कहीं से भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, बट वी हैव टू फिगर आउट वेज टू हैव बेटर सेलिब्रेशंस, जिसमें हम पटाखे कम यूज़ कर सकते हैं, पटाखों की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं. लाइक हम होली में जैसे करते हैं, वी यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स या प्लांट बेस्ड कलर्स. ऐसा कुछ हम दिवाली के लिए भी कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले पटाखे ना यूज़ करें, जिनमें कम धुआं होता है या जो कम आवाज़ करने वाले पटाखे हैं, एंड दोज जो ग्राउंड लेवल पर ही हम जिनसे दिवाली मना सकते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, रादर देन अ लॉट ऑफ स्काई शॉट्स जो एयर को पोल्यूट कर देते हैं, उन पे हम फोकस कर सकते हैं. सो बेसिकली डॉक्टर प्रीति ऑल्सो से राइट, बट इसके साथ साथ हम ये भी बोलेंगे कि क्रैकर्स इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ पॉल्यूशन. वी कैन से कि हम नियर बाय दिल्ली रह रहे हैं या दिल्ली रह रहे हैं, तो यहाँ पे आजकल आप देखेंगे हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, और जिसको देखो वो अपना व्हीकल अपना साथ लेके चलता है. ठीक है, ट्रैफिक बहुत है, इनकी वजह से ही पोल्यूशन होता है. फिर हर कोई आजकल अपना पैग रूम्स रखते हैं, बिल्कुल सब कुछ पैक्ड, और उसके बाद भी पोल्यूशन इतना इंक्रीज़ रहता है. तो वो क्या करता है, बेसिकली हमारे बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन करता है. तो वो इन्फ्लामेशन के थ्रू इट डजंट इफेक्ट कि वो हमारे केवल लंग्स को ही इफेक्ट करेगा, वो पूरी बॉडी को ही डैमेज थोड़ा थोड़ा करके चलता जाता है. आजकल ये बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो केवल ये नहीं कह रहा कि हम केवल एक लंग्स के लेके प्रॉब्लम्स डिसीज़ आ रही हैं, वो ऑल ओवर द बॉडी लेके आ रहा है, और मेन उसकी डाइजेशन इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन जा रही है.
ठीक है। मेंटल प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है आजकल, क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन पावर्स हैं वो बहुत लो जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आजकल अपने फील्ड में बहुत देख रहे हैं आयुर्वेदा के लिए। सो जैसे पॉल्यूशन लेवल 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, किस तरह के टॉक्सिन्स हम बेसिकली ब्रीथ कर रहे हैं? सो अभी जो टॉक्सिन्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, पहले जो आपने कहा कि पहले भी पटाखे बहुत चलते थे तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि पहले हमारे पास ग्रीनरी बहुत होती थी। सो प्लांट्स हैज़ दिस कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब द कार्बन फ्रॉम द एयर एंड अदर टॉक्सिन्स। सो अभी हमारे आसपास ग्रीनरी भी बहुत कम है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और जो पोल्यूटेंट्स हम अभी ब्रीथ कर रहे हैं, एज डॉक्टर मृदुल राइटली सेड, कि वो सिर्फ पटाखे वाला पोल्यूशन नहीं है, उसमें हमारा गाड़ियों का पोल्यूशन आ जाता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आ जाता है, जो हमारे इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनका पोल्यूशन आ जाता है। इट्स एवरीथिंग क्यूमुलेटिव दैट वी आर टेकिंग इनसाइड एंड आवर बॉडी इज़ नॉट मेड टू फिल्टर दोज थिंग्स। सो बेसिकली जैसा मैम ने बोला बिल्कुल करेक्ट है, बट इसको हमें बेटर करने के लिए हमें अपने आप को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, रादर देन कि हम एक डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। वो चीज़ बहुत अच्छी बात है, बट जब तक खुद से हम स्टेप आगे नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम खुद को बेटर कर पाएंगे। तो मैं जो भी जितने भी हमें देख पा रहे हैं या फिर जो सुन पा रहे हैं, तो उसको बेसिकली है कि आगे भी आपको स्टेप लेना पड़ेगा, जिससे हम आपको समझा पाएँ। वो आपको चीज़ें रूटीन एंड आपको अपना डे रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। सो डॉक्टर, आप जब से पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है एंड आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, आपको क्लिनिक्स में जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह के सिम्टम्स उनको आ रहे हैं और किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके जो कि पॉल्यूशन से अफेक्टेड है? Interestingly, if we talk about cases that we get in this pollution season, this is not particularly linked to only breathing problems. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इज़ अ डिफरेंट पार्ट, जो हर साल ही दिवाली के बाद के एक हफ्ते में सबको थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लगते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट जस्ट लिंक्ड टू ब्रीदिंग इश्यूज़ एनी मोर। इसमें जो चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं उसमें लो इम्यूनिटी वाली चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, लाइक ही सेड कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं। सो वंस द डाइजेशन गेट्स इम्पेयर्ड, इट इम्पेयर्स एवरीथिंग, इट इम्पेयर्स एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी। सो वी गेट केसेस ऑफ ब्रेन फॉगिंग, then we get cases of a lot of confusion, poor concentration, and then in females हमारे जो hormonal issues हैं वो suddenly hormone imbalance के cases हो जाते हैं। in kids, बच्चों में lethargy के issues हो जाते हैं। now you cannot expect a teenager to be lethargic, बट बच्चों में लेथार्जी के इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड ओल्ड एज पीपल में एलर्जी के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी स्किन एलर्जीज़ बढ़ रही हैं। सो दे आर ऑल्सो लिंक टू पोल्यूशन ओनली बिकॉज योर बॉडी टचेज़ द एयर। सो कहीं ना कहीं वो भी इससे लिंक्ड है। तो बेसिकली जैसे डॉक्टर प्रीति ने बोला, आजकल जैसे मैं भी एक पार्क में वॉक करने गया था, तो वहाँ पे देखा कि एक ओल्ड एज अंकल भी वहाँ वॉक कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी उनसे मेरी बात हुई, तो वही कह रहे थे कि बेटा सांस चढ़ रही है। तो मैं उनसे बोला बस सांस ही चढ़ रही है? वो कहे हाँ बस थोड़ी मुझे वीकनेस ही फील होती है आजकल। तो मैं उनसे बोला, मैंने कि इट इज़ नॉट द हेल्थ ऑल्सो कंडीशन, बट आजकल जो ये एयर को आप टॉक्सिन अंदर ले रही हैं उसकी वजह से भी ज़्यादा हो रही है। तो आजकल जैसे उनको ब्रीथलेसनेस ज़्यादा फील हो रही है, फटीक ज़्यादा फील हो रही है, वीकनेस ज़्यादा फील रहती है, और स्टेमिना जो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है उनको बहुत कम फील होता है। ऐसी पेशेंट आई थी एक, तो 19 साल की थी कि डॉक्टर साहब आजकल पढ़ाई में बहुत कम कंसंट्रेशन होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस पढ़ने का मन नहीं करता, आंखों के सामने अंधेरे सा बस सोते रहो। तो ये एक साफ़ रीज़न है कि आजकल भाई पॉल्यूशन से लोगों का कंसंट्रेशन भी बिगड़ रहा है। अब वो जो सोच पा रहे हैं उनकी वो कंसंट्रेशन पावर भी कम हो रही है। तो ये हम कहेंगे कि आजकल बाहर का खान पीन भी इतना हो गया है कि लोग स्ट्रीट फूड और बाहर के ऑयली इतने खा रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी अग्नि भी डिसबैलेंस हो रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। लोग इम्यूनिटी की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। अगर वो अपनी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर होंगे। आप देख पाओगे कि जो रादर देन एक सिटी की जगह गांव के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, चाहे आप उन्हें कुछ भी खिला लो। जैसे हम बोलते हैं कि आपने बोला कि हेल्थ, ये विंटर सीज़न एक ऐसा सीज़न है जो हम कुछ भी खाएं वो इजीली डाइजेस्ट होता है। आप एक शहर के इंसान को रखो और एक गाँव के इंसान को रखो, आप उसको कुछ खिलाओगे उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सब कुछ इतना पॉल्यूटेड है। और एक गांव के इंसान को खिलाओ वो सबको डाइजेस्ट कर जाए। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि बहुत बैलेंस है, उसकी अग्नि बहुत अच्छी है, उसकी मेंटल पावर बहुत अच्छी है। तो एक हम आयुर्वेदिक में कहते हैं प्राणवायु स्रोतस। तो जब हम प्राणवायु का स्रोतस में हमारे कंटामिनेटेड होने लग जाता है तो वो प्राण के साथ साथ मनवय स्रोतस की भी आपको प्रॉब्लम करता है।
जिससे कि हमें बॉडी में वीकनेसेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे स्टेमिना जो वो बहुत फील होने लगता है, ब्रेन फॉगी फॉगी सब बैलेंस होने लग जाता है और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो आजकल हम ये सारे केसेस बहुत देख रहे हैं। और एक आजकल आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर मैं जिस भी पेशेंट से बात कर रहा हूँ उनको नॉन कंटिन्यूस ड्राई कफ रह रहा है, और इतना ड्राई कफ है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब खांसते खांसते मैं पागल होता जा रहा हूँ। वो फिर कितने भी एंटीबायोटिक्स ले लें, कितने भी इनहेलर यूज़ कर लें या नेबुलाइजर यूज़ कर लें, वो एक सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उन्हें अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक हर्ब्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो डॉक्टर साहब ने तो एक्चुअली डरा दिया है कि पाचन कमज़ोर हो रहा है तो गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा तो खाने को नहीं मिलेगा। नहीं, आप वो खा सकते हैं बट उसको थोड़ा सा आयुर्वेदिक वे से कुक कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम डाइजेस्टिव हर्ब्स और उसमें वो दूध का पूरा मेवा बनाकर करने की बजाय आप उसे थोड़ा खाली बॉइल्ड गाजर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको गाजर को दूध में पकाकर उसका मेवा बनाना है, यू कैन ऑल्टर इट। ये आप अच्छा बिजनेस का आइडिया दे रही हैं आयुर्वेदिक मिठाई का। नहीं, आजकल चल भी रहा है बहुत ज़्यादा, आजकल आयुर्वेदिक मिठाइयों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आप देखोगे आजकल जिनको जॉइंट्स पेन है हट जोड़ के लड्डू बन रहे हैं। जी। ठीक है, आप आजकल देखोगे हमारे घरों में जैसे ज़्यादातर बनते हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो उसमें मम्मा जो है आपका काली मिर्च डालती हैं, लौंग डालती हैं। वो इन सब से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है। एक स्टार्टअप ऑलरेडी है जो इस पे काम कर रहा है। अच्छा। वो इस तरह के सत्वा डेयरी करके है, वो सिर्फ लड्डू बनाते हैं अच्छा। और वो ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स को टारगेट करके उन्होंने लड्डू बना रखे हैं और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इंग्रेडिएंट्स में, बट थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस करके उन्होंने उसकी कैटेगराइजेशन करी हुई है। चलिए, आयुर्वेदिक मिठाई का धंधा शुरू करना पड़ेगा जल्दी ही। मिठाई भी खाओ, आयुर्वेदिक के मज़े भी लो। गुड। सो जैसे बोला तो अभी जैसे हमने डिसाइड किया मूंग दाल गाजर का हलवा भी हम खा सकते हैं अब। चलिए, सो एक बात बताइए, पॉल्यूशन तो दिल्ली में भी है और दिल्ली के आसपास जो गांव है वहाँ पर ही बराबर ही है। इस जो भी ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही है हर जगह, 50 AQI ऊपर नीचे, बस इतना ही फ़र्क है। सो ऐसा क्यों है कि दिल्ली में हमारा पाचन शक्ति कम है और दिल्ली के आसपास जो गांव वगैरह है वहाँ पाचन शक्ति ज़्यादा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तो ये है कि दिल्ली का जो AQI है वो बाकी जगह से ज़्यादा ही रहता है। जी। मेजर रीज़न बीइंग इट इज़ अ वेरी कंजस्टेड सिटी। यहाँ पर प्लांट्स ऑलरेडी बहुत कम है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न ऑफ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशंस। और लोगों ने जो प्लांट्स लगाए हैं वो अपने घर के अंदर तो लगाए हैं बट दे डोंट रियली नो कि उन प्लांट्स से उनको कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं। सो व्हाट वी नीड इज़ लॉट ऑफ आउटडोर प्लांटेशन, जहाँ पर आपके बच्चे खेलने जा रहे हैं, जहाँ पर आपके एल्डरली लोग जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है वो जहाँ पर वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर प्लांट्स की डेंसिटी होनी चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी होने चाहिए। घरों में अगर लोग मेडिसिनल प्लांट्स भी ग्रो करें और बाहर भी ग्रो करें, दैट विल ऑल्सो ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज मेडिसिनल प्लांट्स की अपनी अलग से प्रॉपर्टीज़ एनवायरनमेंट बेनिफिट के लिए भी होती है। तो बेसिकली जैसा डॉक्टर प्रीति ने बोला कि आजकल मेडिसिनल हर्ब इतनी कॉमनली यूज़ हो रही हैं, चाहे वो हम स्टेट में बात करें, चाहे हम दिल्ली में बात करें, चाहे गांव में बात करें, वो लोग आजकल घरों में भी यूज़ कर रहे हैं। आप आजकल देखोगे जब से मोदी जी ने बोला था कोविड में कि आप भाई काढ़ा पियो, आप हल्दी लीजिए, रॉ हल्दी यूज़ करिए, ठीक है, आप नीम के पत्ते खाइए, तुलसा जी के पत्ते खाइए, तो इन सब से लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप हुई। उन्होंने कोविड में एक अपने आप को सपोर्ट सिस्टम भी रखा इस चीज़ों से। इन सब से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, तो इन सब से हमें एक इंटरनली सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। अब ऐसे ही हम जब देखते हैं केसेस कि बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारे आंखों से भी पानी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं सांस भी चढ़ रही है, तो वो सब रीज़न जो ये आ रहे हैं सब वो पॉल्यूशन के ही आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें और हमारे प्राणवायु स्रोतस पे, प्राणवायु वायु पे काम करें, जो प्राणवायु दुष्टि है उनको ठीक करें। हमें ऐसे मेडिसिनल हर्ब अपने किचन में रखने पड़ेंगे और अपने जो घर में हैं, अगर आपके घर में गार्डन है तो उसमें वो हर्ब्स लगाइए, जिनसे हम अपने आपको भी मोटिवेट करें और आगे के 4 लोगों को भी हम मोटिवेट करें। पॉल्यूशन इतना हाई हो गया है और लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं। आज भी मैं बाहर एक मीटिंग में गया था और देखा कि 95% लोग तो अभी बिना मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको हम पॉल्यूशन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर इतना सीरियस इशू है आप लोगों के हिसाब से ये? अंडर एस्टिमेट, आई वुड से नॉट एग्जैक्टली अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं, बट सिंस व्हाट हैपन्स इज़ दैट जो इसी एरिया के रहने वाले जो लोग हैं, दे आर गोइंग थ्रू इट डे बाय डे, सो उनको देयर बॉडी इज़ अकस्टम्ड।
कोई अगर दूसरी सिटी से दिल्ली में आता है, दे वुड फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट हम हमारे घर के अंदर भी वही एयर ब्रीथ कर रहे हैं, बाहर भी वही एयर ब्रीथ कर रहे हैं, सो प्रोबेबली वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सिक्वेंसेस. बट येस, आई वुड से कि कुछ बेसिक प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस या धूल वाले एरिया में जा रहे हैं तो बेसिक प्रोटेक्शन के लिए मास्क यूज़ करने में कोई इशू नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रोन टू सर्टेन डिजीजेज, इफ़ यू आर प्रोन टू सम लो इम्यूनिटी डिजीजेज और इफ़ यू आर ऑन सर्टेन मेडिकेशन, देन थोड़ा आपको प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए. एंड नॉट जस्ट मास्क तो एक एक्सटर्नल कवर दे रहा है, बट इंटरनली हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. लाइक अगर थोड़ा अपने, जो डॉक्टर साहब ने स्रोतस की बात करी, स्रोतस प्यूरिफाई करने के लिए हम मेडिकेटेड स्टीम ले सकते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स के नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, एंड काढ़ा ले सकते हैं डिफरेंट हर्ब्स का, जो इस पर्टिकुलर कंडीशन से आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करें, ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेंथन करें, सो दैट जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हो रहे हैं उनसे हमारी बॉडी इंटरनली कम से कम अफेक्टेड हो और इंटरनली वो क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो जाए. सो बेसिकली जैसे डॉक्टर पीती ने भी बोला, जैसे आपने भी पूछा कि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कि आजकल वाकई में मैं देख रहा हूँ लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. वो इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जब तक उन्हें हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए. तो जब तक वो ये चाह रहे हैं कि हम बस घूम रहे हैं, लोग ना मास्क यूज़ करें जैसे आपने बोला था, तो वो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसे लोग अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी नौबत हॉस्पिटल जाने की ही आनी है. अब आप देखोगे आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब भरे पड़े हैं. किसी को कफ के थ्रू, किसी को आपका डायरिया हो रहा है इस मौसम में, ठीक है. अब इस मौसम में थोड़ा सा फीवर ज़्यादा आ रहा है, थ्रोट इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं ज़्यादातर. तो अपने आप भी हम चाहें तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं. हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, जो भी हमारे नियर बाय डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं इस बारे में. या हम थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि जो हम, जैसे डॉक्टर पीती ने बोला कि हम स्टीम ले सकते हैं, आजकल हम नस से ले सकते हैं. तो हमें एक पूरा एक डे रूटीन ऐसा बनाना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, कि हम सुबह उठें तो पहले हम अपना गार्गल करें, गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के गार्गल करें, फिर एक स्टीम लें. नहाने धोने के बाद हम बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट लें, जैसे मूंग की दाल हो गया, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया. इस टाइप से हम जितने ज़्यादा हम लाइट डाइट लेंगे उतना हमारी बॉडी अच्छी काम करेगी, उतना हमारी एनर्जी बेटर बनी रहेगी. वरना हम उतना जितना हम हैवी मील लेके जाएंगे, हमें पूरा दिन लेथार्जी फील होगा. तो ऑलरेडी जब हम बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर, तो हमें पॉल्यूशन फील हो रहा है, तो हमें और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं. तो हमें अपना रूटीन, डेली रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल, वो उस हमें अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा. साथ साथ हमें हर्ब्स भी लेनी पड़ेंगी, साथ साथ हमें मेडिकेशन भी थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते. जैसे आजकल एक पेशेंट आ रहे हैं जी, खांसी बार बार आए जा रही है, तो वो कभी कफ सिरप ले लिया, कभी एंटीबायोटिक्स ले ली, या कभी कोई खुद से ही भाप ले लिया विक्स डाल के, आजकल जो चलता है. तो वो एक सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. परमानेंट सॉल्यूशन हमने आपको प्रोटेक्ट करना है. पहले आप बाहर निकल रहे हो, घर से बाहर आप मास्क यूज़ करो, थोड़ा वेंटिलेशन घर में रखो, हर्ब्स यूज़ करें. तो आजकल ये सब हमें करना पड़ेगा. सो डॉक्टर, क्या पोल्यूशन सिर्फ लंग्स को इफ़ेक्ट करता है या हमारे कुछ और ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है? So interestingly, pollution related diseases are not just respiratory. बट द स्टोरी और द नेरेटिव विच गोज़ इज़, अगर किसी को लंग्स में इशू हो रहा है तभी उसको पोल्यूशन इफ़ेक्ट करता है, बट ऐसा नहीं होता है. बिकॉज अभी आजकल काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को इचिंग बढ़ रही है, सडनली इचिंग बढ़ रही है बॉडी पे, स्कैल्प पे, एंड इवन आइज़ में इचिंग की कंप्लेंट्स आ रही हैं. और बच्चों में स्पेशली वाटरी आइज़ ज़्यादा हो रही हैं. टू दोज़ इवन जिनको स्पेक्ट्स नहीं लगे हुए हैं, उनमें भी वाटरी आइज़ हैं, गला सूखने का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा. सो ये सारा पोल्यूशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से, जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि डाइजेशन भी वीक हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है. सो अगर कुछ माइल्ड भी अगर एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाए, या कुछ माइल्ड फूड एलर्जी हो जाए, या कुछ भी इस तरह का छोटी सी भी चीज़ हो, तो वो सडनली फ्लेयर अप होकर दिखने लग गई है. सो इस तरह के कुछ ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, स्पेशली एल्डरलीज़ में मेरे पास आजकल कुछ ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें उनको स्कैल्प इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको दे थिंक कि वो डैंड्रफ है, डैंड्रफ की वजह से वो उसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, बट इट इज़ गेटिंग वर्सनड बिकॉज प्राइमरीली वो स्किन इशू डेवलप हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पोल्यूशन इन सम वे और दी अदर. बट मैं आजकल एक चीज़ ये भी और बोलना पसंद करूँगा कि जैसे पॉल्यूशन है, जो PM2.5 पार्टिकल्स हैं, वो माइक्रोस्कोप की तरह बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. वो हमारे लंग्स के थ्रू, एल्वलाई के थ्रू अंदर जाते हैं, एंड वो
यही नहीं कि वो केवल रेस्पिरेटरी को, वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं, रादर देन जैसे कि ब्रेन को हमारा, उसके बाद लंग्स को, किडनी को, साथ साथ वो हमारे हार्मोन्स को भी डिसबैलेंस करते हैं। हम जैसे बात करें, आजकल पेशेंट आ रहे हैं कि हमारा बीपी बहुत बढ़ रहा है इस मौसम में, जैसे डॉक्टर प्रीति ने भी बोला कि इचिंग, स्किन केसेस तो बहुत आ ही रहे हैं, साथ साथ हमारे जैसे हार्ट रिलेटेड इशू हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कि जैसे बीपी का बहुत ज़्यादा रेज़ होना, ठीक है, रात के समय ही बीपी बहुत ज़्यादा पेशेंटों का रेज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं देख रहे कि हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, क्या नहीं प्रेफर करना चाहिए। ये डाइजेशन अच्छा है इस मौसम में, हमारे ये 3 ऋतु काल में ऐसे बोले गए हैं कि ऋतु काल में ये हमारे जो ठंड के ऋतु काल हैं वो हमारा बहुत अच्छा डाइजेशन बढ़ाते हैं। तो बट इसके साथ साथ हमें क्या काम करना पड़ रहा है कि जो हमारे अंदर पार्टिकल्स जा रहे हैं वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्राणवायु स्रोतस है उसमें हमारा ब्लॉकेज लग गया है। जब उसमें हमारा ब्लॉकेज हो गया, कंटामिनेटेड हो गए, तो उसके साथ साथ हमारे और ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट हो रहा है। जैसे हमारा मानस जो मन हम जो बोलते हैं जिसे हम, वो हमारे साथ साथ उसके स्रोतस भी हमारे कंटामिनेटेड हो रहे हैं, ठीक है, उदान व वायु के भी हो रहे हैं। तो साथ साथ करना क्या है हमें, कि हमें पूरी बॉडी को बचा के रखना है, ना रादर कि हम अपने केवल मास्क लगा के प्रोटेक्ट करें। तो वो मास्क से ही नहीं, वो हमें पूरे खान पीन, डेली लाइफ स्टाइल, अपना रूटीन, कि हमें सुबह से लेकर रात तक हमें वो सबको अपना मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बिना इसके हम ये नहीं कह सकते कि हम पॉल्यूशन से जीत पा रहे हैं। सो डॉक्टर, सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली में यूथ और बच्चे ठीक से सोच नहीं पा रहे, सो विच वी कॉमनली कॉल एज ब्रेन फॉग। सो ये, इज दिस ब्रेन फॉग रियल? आपको लगता है कि ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है? ब्रेन फॉगिंग इज़ अ वेरी रियल लाइफ इशू नाउ डेज़, और ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं हो रहा है, ये एल्डरली में भी ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज़ इसका वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आजकल बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी पहले से ही कम थी, अभी पॉल्यूशन की वजह से वो वैसे भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न, एंड पॉल्यूशन इज़ अ बिग रीज़न ऑफ पुअर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज़ बॉडी का ऑक्सीजनेशन उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है। लंग्स आर नॉट एबल टू फिल्टर द एयर प्रॉपरली, एंड इतनी ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पा रही है सो दैट दे कैन थिंक विद क्लैरिटी, एंड न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके। सो दिस इज़ द रीज़न दैट अ लॉट ऑफ ब्रेन फॉगिंग इज़ हैपनिंग, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ हैपनिंग, एंड किड्स आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, उनकी एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ रहा है, देयर रिफ्लेक्सेस आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड. So these things are happening in real life, and especially state of confusion. स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, स्लीप की वजह से एंग्जाइटी इश्यूज़ हो जाते हैं एल्डरली में स्पेशली। सो ये चीज़ें पोल्यूशन की वजह से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रही हैं। ब्रेन फॉग आजकल बहुत चल रहा है। अब मैं ये भी बोलना पसंद करूँगा कि मैं डेली रूटीन में ये भी देख पा रहा हूँ कि जो जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सबका एक बहुत कॉमन निकल के आ रहा है कि वो रात को कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है। उनका जो फ़ोन एक्सपोज़र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बाहर की जो फिज़िकल एक्टिविटी हैं वो बंद हो गई हैं। तो फ़ोन पे ही अपना इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गई, मूवीज़ हो गई, है ना? तो इन सब पे जितना लोग अपना ज़्यादा दे पा रहे हैं, तो उसके चक्कर में वो अपना स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं, अपना हाई कॉर्टिसोल दे पा रहे हैं। अब ऐसे ही परसों मेरे पास एक पेशेंट आती है, फीमेल पेशेंट। अब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को एंजाइटी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। मैंने कि जी क्यों? तो कि जी नहीं पता। मैंने ठीक है। तो जब उनसे उनका पूरा रूटीन, उनकी मील समझी, हैवी मील्स थी, रात को 1-1 2-2 बजे सो रहे हैं, पूरा दिन कोई काम है नहीं, वर्क फ्रॉम होम आजकल लोगों का चल रहा है, तो पूरा दिन फ़ोन चलाना, थोड़ा बहुत काम अपना ऑफिस का वर्क करना, सो जाना। जिनके पास वर्किंग है वो अपना एक ही सिटिंग में पूरा दिन बैठे हैं, तो वहीं अपना बैठे बैठे खा रहे हैं, तो उनकी ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो पा रही, जिसकी वजह से उनका ब्रीदिंग इशू और बढ़ रहे हैं। हार्मोनल इशू बहुत आ रहे हैं आजकल फीमेल्स में। मैं देख रहा हूँ आजकल 100 में से 90 फीमेल्स को पीसीओडी आजकल सब में मिल रहा है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उनका आहार, विहार और आचार, जिसे हम बोलते हैं, हमारे त्रिस्तंभ बोले गए हैं, आहार, विहार और डेली रूटीन, वो तीनों ही डिस्टर्ब चल रहे हैं लोगों के। जब वो लाइट मील नहीं लेंगे, लाइट मील हमें लेना पड़ेगा। अब किसी को बोल दो जी लौकी खा लो, तोरई खा लो, मूंग की दाल खा लो, कोई नहीं सुनता आज के टाइम में। सबको पसंद क्या है कि जी मोमोज़ खाएंगे, ठीक है, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, या वो ऐसा इटालियन फूड या जो भी, वो फूड ठीक है, वो कोई मना नहीं कर रहा, बट उनको ये कि हमें कब खाना है, कैसे खाना है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो कभी कभी चल जाएगा, डेली रूटीन बेसिस पे ये चीज़ें नहीं चलने वाली। पेशेंटों को समझाते हैं, जो समझता है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो नहीं समझता उनको नहीं मिल पाता। हेयर आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि जो बहुत ज़्यादा इस तरह के
पिज़्ज़ाज एंड नूडल्स एंड ऑल खाना चाहते हैं, उनके लिए वी ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन कि वो मैदे को मिलेट से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड मार्केट बेस्ड जंक फूड लेने के बजाय वो वैसी ही सेम चीज़ कोशिश करें कि वो घर पे बना सकते हैं। एंड सॉसेज ऑल्सो दे कैन मेक एट होम, बिकॉज जो हम मार्केट से सॉसेज लेते हैं उसमें बहुत सारे स्टेबलाइजर्स डले होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उनको हम होममेड रिप्लेस कर सकते हैं। इट विल जस्ट टेक फ्यू आवर्स। कभी भी आप वीकेंड पे उसको पूरे वीक का बैच बना के रख सकते हैं। एंड अगर बर्गर्स भी खाने हैं तो उसमें जो ब्रेड है उसको मैदा वाले ब्रेड की जगह पर हम हेल्दी ब्रेड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एंड ऑल दीज छोटा छोटा स्विचेस करके वी कैन मेक आवर मील्स हेल्दी ऑल्सो एंड टेस्टी ऑल्सो। एंड लाइक ही सेड कि हमें लाइट मील्स लेना चाहिए, वो लाइट मील्स को भी हम लाइट के साथ स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, सो दैट विल ऐड टू द इम्यूनिटी, टू द स्ट्रेंथ, एंड दे वुड बी ईजी टू डाइजेस्ट। सो इस तरह की बहुत सारी आयुर्वेद में हमारे पास रेसिपीज़ भी होती हैं एंड बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स भी रहते हैं जिनको हम इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप खिचड़ी भी बना रहे हैं, उस खिचड़ी में भी हम कुछ ऐसे स्पाइसेस डाल सकते हैं जो हमारी करंट सिचुएशन को करेक्ट करने का काम करे। दे आर नॉट जस्ट द फूड बट दे कैन एक्ट एज अ मेडिसिन ऑल्सो। सो दीज स्मॉल स्मॉल स्विचेस वी कैन डू, सो हमें लाइफ बोरिंग भी नहीं लगेगी और वो हेल्दी भी हो जाएगी। सो डॉक्टर, हमने डिस्कस किया ब्रेन फॉग, हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी इश्यूज, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये भी क्या सिम्टम्स हैं इस पोल्यूशन के? यस, पोल्यूशन की वजह से सिर्फ हमें रेस्पिरेशन में ही इश्यूज नहीं आते हैं। इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग आवर नर्वस सिस्टम, इट विल कॉज पुअर स्लीप, एंड पुअर स्लीप इज़ हाईली रिलेटेड टू गट इश्यूज, एंड गट इश्यूज आर रिलेटेड टू एंग्जाइटी। जैसे हम आजकल गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बहुत सुनते हैं। आयुर्वेद में इट इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश कि जहाँ पर भी हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, जहाँ पर भी हमारी उदान वायु विच इज़ वन पार्ट ऑफ वायु जो हमारी लोअर बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, इफ़ दैट इज़ डिस्टर्ब्ड, सो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो डिसबैलेंस होगा। इसमें स्लीप का एक मेजर इशू आ जाता है। एंड सिंस हम अगर हमारा डाइजेशन इम्पेयर्ड हो गया है तो फूड में से या इवन अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स का भी न्यूट्रिशन गट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो देयर द एंटायर गट ब्रेन एक्सिस गेट्स डिस्टर्ब्ड। वंस दैट इज़ डिस्टर्ब्ड, बच्चों में आपको ADHD ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि ADHD आई वुड से इज़ नॉट अ डिजीज़ पर से, बिकॉज दैट एज इज़ फॉर हाइपर एक्टिविटी। वो वात का काल ही है, हमारी जो ह्यूमन एज ग्रुप होता है उसमें वात, पित्त और कफ के काल डिफाइंड रहते हैं। सो दैट एज इज़ वात प्रोन एज, तो उसमें बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द एज टू एक्सप्लोर, दैट इज़ द एज टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। बट जब वो क्लिनिकल ADHD की कैटेगरी में चला जाता है या क्लिनिकल ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में चला जाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लाइफस्टाइल का भी इशू है, डाइट का भी इशू है, एंड इवन पोल्यूशन से इसके सिम्टम्स और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। कि आजकल हो क्या रहा है कि वात, जो हम जिसे वायु बोलते हैं, बेसिकली 3 तरीके के दोष होते हैं आयुर्वेदिक में, वात, पित्त, कफ। तो हमारा होता क्या है, एंजाइटी हमें वात के बढ़ने से ज़्यादातर बढ़ती है। जब हमारे अंदर वात दोष बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर एंजाइटी फील ज़्यादा होने लगता है। जैसे कि हम आजकल लेट नाइट स्लीप ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जंक फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एक्टिविटी बॉडीज़ में है नहीं, तो इसके कारण क्या होता है कि लोगों का वायु बढ़ने लग जाता है। इसलिए आजकल आप देखोगे कि हर घर में 99% आपको जॉइंट्स पेन किसी ना किसी को मिल जाएंगे, चाहे वो किसी के फादर को है, मदर को है। बट अब आजकल एक चीज़ और देखोगे कि यंग जनरेशन में आजकल बहुत मिल रहा है पेन डिसऑर्डर, कि भाई मेरे लोअर बैक पेन है। अब आजकल किसी की भी वर्किंग है, चाहे मैं ही खुद हूँ, तो जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि मैं 8-8 घंटे की चेयर पर बैठ रहा हूँ, तो उसके साथ मेरे साथ क्या होता है कि जी कभी कभी नेक पेन होने लग जाती है, क्योंकि हमें बॉडी को मूवमेंट्स नहीं मिल पा रहा। तो मैं खुद भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं पेशेंट से भी ये कहता हूँ कि कोई भी, आप भाई आप ऑफिस वर्किंग वाले हैं तो आप 1-1.5 घंटा काम कीजिए, 2 घंटा काम कीजिए, फिर 5-10 मिनट का वॉक कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्टेबलाइज़ कीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, वर्कआउट नहीं कर सकते तो स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा लाइट मील अपना कुछ कर लेके थोड़ा सा मेडिटेट करो, तो इससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो हमारा वायु जो होता है वो थोड़ा सा हमारा रिलैक्स हो जाता है। तो इस कारण हम ये चीज़ें थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आजकल जितना, एक डॉक्टर प्रीति ने बोला कि ADHD का बहुत चल रहा है, अब उसमें हम करते क्या हैं कि जो आजकल जितने बच्चे, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका एक रीज़न थोड़ा सा पॉल्यूशन भी है, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो उनके मदर फादर हैं वो ऑलरेडी, आप देखोगे रूटीन किसी के भी फॉलो नहीं है, चाहे वो IT वर्कर्स है, चाहे मेडिकोस हैं, कोई भी है वो। तो हमें इन चीज़ों को रूटीन सबके फॉलो करने पड़ेंगे। फिर अब गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया च्यवनप्राशन, तो हम
ये चाहते हैं कि हर बच्चा अपना, चाहे छोटा हो, वो 1 महीने से लेके आप 16 साल 18 साल तक हम उससे स्तनपान दे सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र को हम एक दिन अपना हर बच्चे को अपने हर घरों में स्तनपान दें। तो अभी ये गवर्नमेंट ने भी अप्रूव करा है। तो ये करोगे तो इससे क्या होता है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, उनकी मेंटल पावर बहुत अच्छी बढ़ती है, क्योंकि उनके अंदर गोल्ड होता है। तो ऐसे ही इसी को हम एक बोलते हैं कि च्यवनप्राश लीजिए, च्यवनप्राश लीजिए, जिससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। वो हमारे मेन काम करता है प्राणवायु स्रोतस के ऊपर, वायु के ऊपर काम करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्डअप होता है, तो हमें काम करने में भी अच्छा लगता है, हमारा स्टेमिना भी बिल्डअप रहता है। क्यों? क्योंकि अगर जो आजकल प्योर च्यवनप्राश बना रहे हैं, उनका च्यवनप्राश में बहुत अच्छी जान भी है। जो वैद्य खुद बना रहे हैं या जो अब अपने हैंड से बना रहे हैं, रादर देन आप किसी कंपनी का लोगे, उसमें वो आपको नहीं मिलेगा। जो बेसिकली हैंड क्राफ्टेड च्यवनप्राश है, उनका जो रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें लगभग 50 से 60 हर्ब्स डलती हैं। तो उन हर्ब्स की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना अच्छा च्यवनप्राश का रिजल्ट होगा। तो चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, सब च्यवनप्राश लें सुबह शाम अपना, जो वो अपने वैद्य जैसे डॉक्टर्स उन्हें सलाह देते हैं, उस सलाह के अनुसार अपनी क्वांटिटी रखें। तो उनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। और जो डॉक्टर आपको पूरा एक रूटीन बना के दे, उनको फॉलो करें, जिससे एंजाइटी कम से कम हो। एंजाइटी जितनी कम से कम होगी, बॉडी उतनी अच्छी वर्क करेगी, मेंटल कंडीशन उतनी अच्छी होगी, इमोशनल कंडीशन उतनी अच्छी होगी, और फिजिकल कंडीशन उतनी ही अच्छी होगी। सो डॉक्टर, आपने अभी बोला है कि बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल में फ़र्क पड़ता है, एडीएचडी के इश्यूज एग्रेवेट होते हैं। सो अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फरवरी मार्च में, डू यू थिंक विल दैट इफेक्ट दिस, आई मीन दिस पॉल्यूशन, दिस इंक्रीज इन AQI विल इफेक्ट the examination performance of students in Delhi NCR? Yes, it might affect the performance in exams. Reason being, if kids are unable to concentrate, उनका analytical power भी कम हो जाएगा, and their basic reflexes are also reducing somewhere down the line. So ऐसे में उनका reasoning, assertion, सब चीज़ें affect होंगी. So of course it will affect their performance in the exams also. बेसिकली जैसे आजकल हो क्या रहा है कि जितने भी बच्चे हैं, वो उनका कंसंट्रेशन इसलिए भी कम ज़्यादातर जा रहा है क्योंकि उनकी रूटीन बहुत अच्छी नहीं है। हम देख पा रहे हैं, अब मेरे पास क्लिनिक में भी पेशेंट आते हैं, तो किसी से भी पूछो, किसी का भी टाइम 10 बजे से पहले सोने का नहीं है। चाहे वो एक 8th क्लास का बच्चा है, चाहे वो 12th क्लास का, चाहे डिग्री होल्डर है। तो जब तक हम अपना रूटीन बेटर नहीं करेंगे, और जब एक आयुर्वेदिक में बोला गया है कि दोष के साथ साथ हमारी धातुएं भी बोली गई हैं, 7 धातुएं होती हैं। तो हमारी जब रस धातुएं हम कंटामिनेटेड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, बॉडी डल बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है। तो हमें अपनी रस धातु के ऊपर भी काम करना होता है, क्योंकि रस धातु क्या काम करती है, हमारी पूरी शरीर को बिल्डअप करती है। वो हमारे रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबको बिल्डअप करती है, और साथ साथ हमारे जो बॉडी का ओज होता है, इम्यूनिटी होती है, उसको भी बढ़ाती है। सो डॉक्टर, नाउ दैट वी नो दैट पॉल्यूशन इज हियर टू स्टे, सो बच्चों के डिटॉक्स के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, डिटॉक्स जो वर्ड है, इट इज़ वेरी ब्रॉड टर्म, एंड आयुर्वेद में हम सबके लिए डिटॉक्स रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड डिटॉक्स अगर आपको करना है तो इट शुड बी डिजीज़ स्पेसिफिक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉपर पंचकर्म वाले डिटॉक्स की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ हम अपनी डाइट ही ऐसी रख सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो ही ना। टॉक्सिन्स को आयुर्वेद में आम कहा जाता है, विच इज़ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बॉडी में रह जाता है। सो उसके लिए अगर हमारी बॉडी का एलिमिनेशन सिस्टम सही है, बाय एलिमिनेशन आई मीन इफ़ कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट हैपनिंग, ब्लोटिंग इज़ नॉट हैपनिंग, आफ्टर योर मील यू आर नॉट फीलिंग हैवी, योर बॉडी इज़ एक्टिव आफ्टर मील, एंड यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी आफ्टर मील, सो दैट मीन्स आपकी बॉडी ने मील को अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया है। दीज आर सर्टन स्मॉल इंडिकेटर्स विच वी कैन यूज़ टू काइंड ऑफ क्वान्टिफाई द क्वान्टिटी ऑफ द मील दैट वी आर टेकिंग, एंड ऑल्सो द क्वालिटी, कि उसकी जो क्वालिटी है वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। एंड वॉट आई पर्सनली रिकमेंड फॉर किड्स इज़ दैट उनका हमें फ्रूट इंटेक अच्छा रखना चाहिए। उनके फाइबर इंटेक के लिए हमें उन्हें नट्स और सीड्स अच्छे से देने चाहिए। सिंस नाउ विंटर्स आर ऑल्सो देयर बॉडी कैन डाइजेस्ट इट, वी कैन गिव देम सोक्ड नट्स एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स। एंड सिंस अभी सीज़न में ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा हैं, साग बहुत अच्छे से आ रहा है, तो वी शुड ट्राई कि उनकी डाइट में हम साग को इंक्लूड करें। अब आई गेट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम, नॉट कंप्लेंट्स, आई वुड से कंसर्न्स फ्रॉम द पेशेंट्स कि बच्चे साग खा नहीं पाते हैं बिकॉज इट्स डज नॉट टेस्ट वेल। सो उसको खिलाने के भी देर आर डिफरेंट वेज़। आप आटा उस साग में गूंद सकते हैं, उसे बॉयल करके उसमें आप आटा गूंद करके उनको दे सकते हैं। एंड different there could be different combinations, and
बच्चों को स्वीट्स बहुत पसंद आती हैं, सो उन्हें इस तरह के घर के बने हुए हम लड्डू दे सकते हैं, जैसे गोंद के लड्डू बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर में कॉमन रहे हैं विंटर्स में। सो उसको हम आज के पोल्यूशन के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक वी कैन ऐड मोर ऑफ कॉन्डिमेंट्स। हम उसमें ज़्यादा ब्लैक पेपर ज़्यादा डाल सकते हैं, हम उसमें तुलसी डाल सकते हैं। एंड व्हेन आई से तुलसी, आई डोंट मीन तुलसी का एक्सट्रैक्ट, प्रॉपर तुलसी को ही पेस्ट करके हम उसमें डाल सकते हैं, जिंजर पाउडर डाल सकते हैं। ऐसी चीज़ों से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, उनका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, एंड इट विल ऐड ऑन टू द स्ट्रेंथ ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं बच्चों की डाइट में, बिकॉज किड्स आर चंचल, वी यूज़ द वर्ड। सो आप हम उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट अगर पूरा रिजीम फॉलो करने को कहेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हम उन्हें मेडिकेटेड स्टीम दें, सो दैट जो पूरे दिन में जो उनका नेज़ल पैसेज ब्लॉक हो जाता है वो क्लियर रहे। नस्य दे सकते हैं, देयर आर सर्टन मेडिकेटेड ऑयल्स जिनकी ड्रॉप्स अगर हम नाक में डालते हैं तो दे क्लियर द एंटायर नेज़ल पैसेज, एंड ऑल्सो दे एड ऑन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेन ऑल्सो। सो दे विल इट विल क्लियर द ब्रेन फॉगिंग, उनको नींद भी अच्छी आएगी, मेंटल क्लैरिटी रहेगी। ऐसी कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हम बच्चों की लाइफ में इंक्लूड करा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जंक फूड तो हमें माइनस करना ही है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स माइनस करने हैं। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ज़रूर रिकमेंड करते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रीति ने बोला पंचकर्मा के लिए, पंचकर्मा बहुत एक आयुर्वेदिक रजीम चीज़ मानी गई है। तो बट एक चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे घर पे या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों का, अपना खुद का घर पे पंचकर्मा कर रहे हैं। वो आजकल नहीं करना चाहिए। आपकी यूट्यूब खोलो कि भाई क्या है पंचकर्मा, ये ऐसे ऐसे होता है कि ऑयल पुलिंग करना है, कि जी अभ्यंग करना है। हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर दोष क्या है, क्या हमारी धातु दुष्टि चल रही है, क्या दोष में हमारे में कम चल रहा है, या हमारी अग्नि कैसी है। जैसे डॉक्टर प्रीति ने भी बताया कि अग्नि जो आम होता है, बेसिकली आम जब तक हमारी बॉडी का बाहर नहीं होता, टॉक्सिन्स बाहर नहीं होते, तो जब तक हम नहीं किसी को पंचकर्मा एडवाइस करते। तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए कि पेशेंट के अंदर कितना आम बना हुआ है, कितना नहीं बना हुआ, उसके दोष कैसे हैं, धातु कैसे हैं, अग्नि कैसी है, बल कैसा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट की, चाहे वो बच्चा है चाहे वो ओल्ड एज है, हम उसकी डोज उसी हिसाब से चेंज करते हैं। हमारे आचार्यों ने, सुश्रुतों ने बताया हुआ है इसी अकॉर्डिंग कि हमें डोज हर केज के अकॉर्डिंग, हर ऋतु के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो बच्चों में आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि रूटीन में ना कुछ चीज़ें फॉलो हो पाती हैं। अब वो कुछ जाते हैं, मेरे पास पेशेंट आया था परसों ही, वो कह रहा था कि जैसे भाई आप सुबह मेरा बेटा कुछ खा के नहीं जाता, लंच सीधा आके 2 बजे करता है, तो केवल सुबह दूध पी के चला गया। अगर आप बच्चों को डायरेक्ट सुबह सुबह खाली पेट दूध भी दे रहे हैं तो वो भी आपका आम क्रिएट करता है, वो डाइजेशन पावर को आपकी स्लो करता है। आप उसके साथ थोड़े से बच्चों को नट्स दे दीजिए। अगर उनका डाइजेशन अच्छा है तो हमें नट्स दीजिए सुबह सुबह। आप जो है खिचड़ी उन्हें बना के दे दीजिए, दलिया दे दीजिए उन्हें बना के। आजकल लोग घरों में घी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं कि जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ऐसा ये एक मिथ है। बट आप इन रियलिटी में जाओगे तो बच्चों को भी और एल्डर को भी और एक यंग एज को भी घी यूज़ करना चाहिए। तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत यूज़ करनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम अपना फूड बेटर करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी उतना हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा। सो डॉक्टर, आपका क्या व्यू है कि पोल्यूशन से बचने के लिए बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, क्या खाना चाहिए और जो नहीं खाना चाहिए, इट इज़ वेरी पर्सनल। आई वुड से कि उनके घर में कल्चर कैसा चलता है, उनकी फैमिली डाइट कैसी है, एंड बच्चे को क्या सूट करेगा, इन सब फैक्टर्स को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बट जनरली इफ़ आई से, जो हम एक जनरल क्लिनिकल सिनेरियो में सबके लिए रेकमेंड करते हैं, उसमें बच्चों की डाइट में प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। एंड व्हेन आई से फैट्स में देर आर हेल्दी फैट्स, जिसमें हेल्दी फैटी एसिड्स के लिए हमें उन्हें नट्स देने चाहिए। आयुर्वेद में भी फैट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज उससे न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। सो वी कैन ट्राई कि बच्चों के लिए जो खाना बनता है उसमें कुकिंग मीडियम हम घी यूज़ करें रादर देन एडिंग एक्स्ट्रा घी। बेसिक हम कुकिंग मीडियम में घी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चों को हम रोटी दे रहे हैं, वो रोटी का जो आटा है उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। एंड वी कैन ऐड सर्टन हर्ब्स ऑल्सो, कुछ स्पाइसेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बेटर डाइजेशन वी कैन ऐड अजवाइन इन दैट आटा इटसेल्फ। सो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू गिविंग देम बेटर न्यूट्रिशन, बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच वेजिटेबल्स हमें उन्हें देना चाहिए। लाइक आजकल अभी इस सीज़न में वी हैव अ लॉट ऑफ कैरेट्स, बीट रूट्स, इन सब को भी हम उनके आटे में मिक्स करके दे सकते हैं, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा खा भी नहीं पाते हैं। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू हैव अ प्लेट फुल ऑफ सैलड एंड देन दे हैव देयर रोटी सब्जी, दैट विल बी लाइक एक्स्ट्रापोलेशन। सो हम व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी कैन हैव
पेस्ट ऑफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसमें ही हम आटा गूंद करके बच्चों के लिए रोटियां बना के उनको दे सकते हैं. दैट विल बी ईजी टू मेक ऑल्सो, एंड वो बच्चे यूज़ भी कर पाएंगे. टू मेक देम अ बिट टेस्टी वी कैन ऐड सम स्पाइसेस इन दैट. इस तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं. एंड कमिंग टूवर्ड्स डोंट्स, हमें उन्हें कोई भी मैदे से बनी हुई चीज़ नहीं देनी चाहिए. एंड जो भी जंक फूड है विच इज़ वेरी फास्ट फूड, आई वुड से फास्ट फूड वी कैन मेक एट होम ऑल्सो विच इज़ वेरी ईजी. आजकल मिलेट की नूडल्स हमें मार्केट में मिल जाती हैं, एंड मिलेट का पास्ता मिल जाता है, मिलेट की पिज़्ज़ा बेस मिल जाती है, मिलेट के बर्गर ब्रेड्स मिल जाते हैं. दैट वी कैन यूज़, एंड उसको ही हम नॉर्मल जैसे हम घर में नूडल्स या पास्ता बनाते हैं वैसा हम उनको बनाकर घर पे भी दे सकते हैं. दैट विल बी अ हेल्दी स्वैप ऑफ फास्ट फूड. बच्चे बोर भी नहीं होंगे एंड दे वुड लाइक टू ईट दैट ऑल्सो. एंड बट अ बिग नो इज़ टू कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, विच इज़ दी कोल्ड ड्रिंक्स हमें उनको नहीं देना चाहिए. एंड फॉर स्वैपिंग देम वी कैन गिव देम बटर मिल्क. छाछ हम किसी भी सीज़न में ले सकते हैं. इट इज़ हेल्दी ऑल्सो, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन ऑल्सो. सो कर्ड की जगह हम उन्हें छाछ दे सकते हैं. एंड इन अदर ड्रिंक्स हम उन्हें वेजिटेबल सूप दे सकते हैं. इस तरह की चीज़ें हम स्वैप करके उन्हें दे सकते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट इज़ टू ऐड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी. एंड आयुर्वेद के अगर हम टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें प्रोटीन वर्ड आपको नहीं मिलेगा, बट प्रोटीन रिच फूड ज़रूर मिलेंगे जो हम रिकवरी के लिए बच्चों को देते हैं. एंड नॉट जस्ट किड्स, हम सभी को हेल्दी रिकवरी के लिए ये सब चीज़ें दे सकते हैं, सो दैट इफ़ देयर इज़ सम माइनर इन्फ्लेमेशन हैपनिंग इन द बॉडी इज़ एबल टू सेल्फ रिकवर इट. सो किस तरह के प्रोटीन रिच फूड्स बोला है आयुर्वेद ने? प्रोटीन रिच फूड्स में आयुर्वेद में हम मूंग की दाल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. जहाँ पर भी डिजीज़ से रिकवरी की बात आती है उसमें देर इज़ अ टर्म विच इज़ संसर्जन कर्म, विच इज़ दी रिकवरी मील. सो उसमें हम मूंग की दाल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. तो बच्चों को हम मूंग की दाल का सूप दे सकते हैं, विच इज़ नाउ डेज वी कॉल इट लेंटिल सूप. सो उसमें हम डिफरेंट दालों का सूप बना के बच्चों को दे सकते हैं. एंड ब्लैक ग्राम जो काला चना होता है, काले चने का सूप दे सकते हैं. इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी हम उनकी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रख सकते हैं. डू एंड डोंट्स में हमें जो फॉलो करना चाहिए वो हमें ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए. एक तो रूटीन पे, एक उनके फूड्स में. ज़्यादातर एक हम खिचड़ी हम देखें तो वो बहुत हैवी मील्स नहीं में नहीं आता, बहुत लाइट मील में आता है. तो उसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करें, ठीक है. और जैसे हम देखते हैं किचन में हमारे ब्लैक पेपर अवेलेबल होता है, जिंजर अवेलेबल होता है, तुलसी अवेलेबल होती है. तो इन तीन, और आपका टर्मरिक हो गया, रॉ टर्मरिक, हम जो आपकी कच्ची हल्दी आती है उसे हम यूज़ करें. तो इन सब से क्या होता है, हमारे एक तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी जाती है, बच्चों का हेल्थ स्टेमिना अच्छा होता है, बच्चों के लिए जो अग्नि होती है उनको बहुत बेटर कर देती है, डाइजेशन में पावर अच्छी करती है. तो खिचड़ी लें, मूंग की दाल का आप चाहे चीला बना लीजिए, मूंग की दाल की आप खिचड़ी बना लीजिए, या फिर आप एक पतली पतली मूंग की दाल बनाएं. उसमें आप सारे अपना, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि आप पेपर डालिए, ब्लैक पेपर, उसमें आप कोरिएंडर डाल सकते हैं, आप उसमें जिंजर डालिए. इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है. और फिर उसको पतली पतली दाल बना के ऊपर से आप एक रॉ घी डालिए, देसी घी, गाय का घी डालिए आप उसमें, और आप उसे लीजिए. उससे क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर जिसने हम बोलते हैं स्नेहन भी हो जाता है, ठीक है. और उसके साथ साथ हमारी जो अग्नि है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम घी हमने इंटेक करा है. घी इंटेक करने से क्या रहता है, हमारी अग्नि और अच्छी हो जाती है. तो जब अग्नि अच्छी होगी तो हमारा जो है इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है. सो मूंग की दाल खिचड़ी के अलावा और क्या क्या खाना चाहिए? बिकॉज एक मील में आपने खा लिया, बाकी मील्स में क्या खाना चाहिए? स्टीम वेजिटेबल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. उसके साथ साथ हम फिर आपका जैसे लौकी हो गई, तोरी हो गई, ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी हैं, साग हो गया, जैसे डॉक्टर पीते ने बताया आजकल बच्चे साग खाना पसंद नहीं करते, हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते. तो उन्हें उन चीज़ की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी. अब मदर्स उनके बच्चों के अकॉर्डिंग देखें उनको कैसे बच्चों को हम दे सकते हैं. तो नट्स बहुत ज़्यादा दीजिए बच्चों को. आप सुबह खाली पेट खाली दूध मत दीजिए, उसके साथ आप कुछ ना कुछ एक मील दीजिए. तो वो मील स्किप जो आजकल चल रहे हैं कि भैया कोई टाइम नहीं है, ना सुबह का, ना दोपहर का, ना शाम का. तो जितना आप अपनी डाइट को पंचुअल रखेंगे, जितना अपने रूटीन को पंचुअल रखेंगे, हम उतने हेल्दी बनेंगे. वरना इन आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा डिसीज़ और बढ़नी, जिनके हमें नाम तक नहीं पता होगी कि भाई ये डिसीज़ ये है. और जो हम बेसिकली डोंट्स में हम ज़्यादातर, जो मैं अपने पेशेंटों को सबसे ज़्यादा बताता हूँ, वो एक बहुत कॉमन चीज़ है, कर्ड. कर्ड हम रात में मोस्टली घरों में चलता है, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. वो हमारी अग्नि को बहुत ज़्यादा बेकार करता है, हमारे डाइजेशन को बेकार कर देता है. तो एक हमें रात में हमें 2 चीज़ मोस्टली अवॉइड करनी चाहिए, कर्ड और आपका सैलेड. जो रॉ सैलेड होता है वो हमें रात में नहीं लेना चाहिए.
लोग आजकल क्या करते हैं कि भाई जिम से आए, जिम से आने का अपना रॉ सैलेड लिया, अपना ये बना लिया रॉ सैलेड का, तो वो लोग अपना कम करें इन चीज़ों को। तो वो हमें डोंट्स में जाता। अब पॉल्यूशन से रिलेटेड हम बात करें तो हमें कोल्ड फूड जितने भी हैं वो अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। हैवी मील्स हो गए जितने भी, हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। जंक फूड अवॉइड करनी चाहिए, लेट नाइट स्लीप अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। एंड कर्ड इन नाइट हो गया, और आपका रॉ सैलेड इन नाइट हो गया। तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, हमें वो खाना लेना चाहिए जिनसे हमें हेल्दी हम बने। तो आपने कहा कर्ड और सैलेड रात को नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स खा सकते हैं रात को? रात में हम ज़्यादातर मोस्टली फ्रूट भी अवॉइड करते हैं। सो फ्रूट्स किस समय खाने चाहिए? फ्रूट्स का बेसिकली जो टाइम है वो या तो आप मॉर्निंग में आप ले सकते हैं आफ्टर अ मील, ठीक है, या फिर हम इवनिंग स्नैक्स में हम रख सकते हैं। और किस तरह के फ्रूट्स आप रिकमेंड करते हैं फॉर फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन? बेसिकली सिट्रस फ्रूट ज़्यादातर हमारे लिए अगेंस्ट काम करता है। जैसे आपका आजकल जैसे चल रहा है, सेब बहुत अच्छा काम करेगा इस चीज़ में। अब एक हमारा ये पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, आंवला, हम सबसे अच्छा आंवला यूज़ कर सकते हैं। आंवला हमारा विटामिन सी रिच भी होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी उसके अंदर रहता है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट बहुत अच्छा करता है। पोमीग्रेनेट हम यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ जैसे आजकल हम फैमिलीज़ में सुबह जूस पीजिए आप लोग, आप ग्रीन वेजिटेबल सूप भी बना सकते हैं। आप केवल गाजर, चुकंदर, आंवला, इन सब का आप जूस भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम पोमीग्रेनेट का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आप इनटेक अपनी बॉडी में बच्चों के लिए हम फ्रूट्स सैलेड्स का हम जितना आफ्टरनून में रखेंगे, वो उतना ज़्यादा बच्चों को हेल्दी बनाता है, रादर देन हम हैवी मील्स पे जाएं। ये 1-2 महीने ऐसे होते हैं कि हम जितना हेल्दी फूड्स रखेंगे, बच्चे उतनी जल्दी ग्रो अप कर जाते हैं। वरना हर किसी के घर में आप देखोगे कि जी नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो फिर वो होता ही रहता है सबको। तो सो डॉक्टर, आपने तो बोल दिया बच्चों को ये खाना चाहिए, खाना चाहिए। कुछ टेस्टी या स्वादिष्ट भी दो ना, जो बच्चों को जो खा के मज़ा भी आए कि हाँ ये खाना है हमको। गुड क्वेश्चन। इसमें व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर हम बच्चों को नूडल्स या पास्ता दे रहे हैं घर पे बना के, तो उसका जो सॉस है वो हम वेजिटेबल पेस्ट का बना सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स को बॉईल करके उन्हें मिक्स करके उनको पेस्ट करके हम उनको एज अ सॉस यूज़ कर सकते हैं, सो दैट दोज किड्स हु आर वेरी पिकी ईटर्स, जो सब्ज़ी में से एक पर्टिकुलर चीज़ अलग निकाल के रख देते हैं, उनके लिए वो सारा एक मिक्स ब्लेंड बन जाएगा, सो दे कैन ईट दैट। एंड अब बच्चे अगर घिया लौकी नहीं खाते हैं तो उनको हम हलवा की फॉर्म में दे सकते हैं। एंड सिंस जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आंवले के ऊपर थोड़ा फोकस किया, अब आंवला इज़ वेरी टैंगी, हर कोई नहीं खा सकता, सो उसका ईजी वे वुड बी कि उसे हम स्टीम करके हनी में डिप करके रख सकते हैं। सो इट विल बी लाइक अ क्विक मुरब्बा काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसमें हनी भी चला जाएगा एंड वी कैन ऐड ब्लैक पेपर एंड जिंजर ऑल्सो, वो उससे टेस्ट भी आ जाएगा एंड एक हेल्दी काइंड ऑफ आफ्टर मील स्नैक भी चला जाएगा। विटामिन सी भी हो गया, हनी भी हो गया और थोड़े आपकी हर्ब्स भी हो गई। सो ऐसे कुछ छोटे छोटे स्वैप्स हम कर सकते हैं इसमें। बेसिकली अब जैसे मैं ही हूँ, अब घर में मुझे कुछ बनाना होता है हेल्दी सा, तो मैं क्या काम करता हूँ, लौकी लेता हूँ, घिसता हूँ, या तो उन लौकी को अपना जो है मम्मा से बोला कि भैया लौकी की रोटी बना दो, ठीक है। दिट इज़ अ हेल्दी डाइट। कि बच्चों को ये लगता है कि भाई लौकी की सब्जियाँ अच्छी क्या यार, गंदा सा बना दिया, ना कोई टेस्ट है बिल्कुल, ना ये है, ठीक है। तो उसमें हम लौकी की रोटी खा सकते हैं, ठीक है। पैनकेक्स बना सकते हैं। अब आजकल मिठाइयों की दुकान पे आप मैदे के जाओगे, पैनकेक्स खाएंगे लौकी वाले, तो लौकी की हाँ एफिशिएंसी आजकल आप खत्म नहीं हो जाएगी? आप स्वीट्स की शॉप पे जाओ, आपको लौकी की आपकी बर्फ़ी मिलती है, आप वो दो। और आप वहाँ की जगह आप खुद घर पे बनाओ, उसमें आप गुड़ का यूज़ करो रादर देन चीनी। तो गुड़ आपकी इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखेगा। आजकल आप देखोगे बहुत से लोग घरों में ही आंवला कैंडी बनाते हैं। आंवला उबाला और उनकी अपनी कैंडी बना ली, उसमें अपना गुड़ भी डाला, ब्लैक पेपर भी डाला, जिंजर भी डाली, तो जिससे हम भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ साथ बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आप आंवला कैंडी यूज़ कर सकते हैं। आप साथ साथ बीटरूट पराठा बना सकते हैं, तो जिससे हम बीटरूट ऑलरेडी, अब भाई किसी ना किसी को हीमोग्लोबिन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो उससे आपका हीमोग्लोबिन बेटर रहेगा बीटरूट से, और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी मैंने ताज में खाया हुआ है, बीटरूट का हलवा भी खाया हुआ है, बड़ा टेस्टी होता है। बीटरूट का हलवा भी बनता है एंड देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। बच्चों को देने के लिए तो हम कलरफुल रोटी बना सकते हैं, बीटरूट का पेस्ट करके उसमें आटा गूंद के वो पिंक रोटी बन जाएगी। ग्रीन वेजिटेबल्स की साग की ग्रीन रोटी बन जाएगी। दी स्वैप्स वी कैन ऑल्सो डू। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं। बीटरूट ऑल्सो, अभी हीमोग्लोबिन का तो इन्होंने बताया ही, बीटरूट ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड फ्लो को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। सो इफ़ वी ऐड अ लॉट ऑफ बीटरूट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ जूसेस बट होल बीट, अगर हम उसका सूप भी दे रहे हैं, सो वी शुड ट्राई कि उसे स्ट्रेन ना करें, उसका फाइबर पार्ट उसमें रहने दें। सो इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो। सो डॉक्टर, जो ये पॉल्यूशन है
इससे बचने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए जिससे हमें हम पोल्यूशन से बेटर डील कर सकें. Yes, since pollution has already become a part of our life, we need to figure out certain things which can help us in fighting it better and protecting ourselves better. I would not say fighting it because it is a very broad term. So we should do we should add certain things in our daily lifestyle. जैसे हमें steam daily लेनी चाहिए and हमें nasal drops daily यूज़ करना चाहिए. ये दो चीज़ें दे शुड बी नॉन नेगोशिएबल्स, बिकॉज कोविड में भी अगर आपने देखा होगा तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो आयुष प्रोटोकॉल आया था, दैट वाज आल्सो सेम. वी शुड मेंटेन अ गुड हाइजीन, बट हेयर सिंस पोल्यूशन इज़ गोइंग थ्रू द एयर and it is blocking our nasal pathways also, so it is very important to clear those nasal pathways. और जो हमारी primary line of defense है, like our throat and our nose, इनका पाथवे हमें क्लियर रखना चाहिए एंड गार्गल्स डेली करना चाहिए विद सॉल्ट. दैट विल ऑल्सो वर्क. उससे जो इन्फ्लेमेशन है, जो इन्फेक्शंस है, वो लंग्स तक जाने से प्रिवेंट हो जाता है. एंड अगर हम स्टीम भी ले रहे हैं तो स्टीम प्लेन वाटर की जगह वी कैन टेक इट विद तुलसी एंड सॉल्ट. दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड. और जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं उसमें देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ आयुर्वेदिक ऑयल्स दैट यू कैन यूज़ विद कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर कि आपको अभी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या प्रॉब्लम है. अगर कुछ नहीं है तो प्रिवेंटिव आपका डोज कितना होना चाहिए आपकी एज के हिसाब से एंड आपके बॉडी वेट के हिसाब से, ये सब चीज़ें हम शुरू कर सकते हैं. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नहाने के लिए हम कोशिश करें कि थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करें. एंड बिफोर स्लीपिंग वी शुड अप्लाई ऑयल ऑन आवर फीट, जिससे नींद जल्दी भी आ जाती है एंड थोड़ी रेस्टफुल स्लीप भी रहती है. सो व्हेन वी स्लीप वेल आवर इम्यूनिटी ऑल्सो डेवलप्स बेटर. सो दीज थिंग्स वी कैन इंक्लूड इन आवर डेली प्रैक्टिसेस. ये बच्चों में, बड़ों में, सब में इक्वली कर सकते हैं. सो आपने बोला नेज़ल ड्रॉप्स, ऑयल्स, कौन से ऑयल्स रिकमेंड करते हैं आप इसके लिए? देखिए, जनरली सब चीज़ों में जो एक बहुत न्यूट्रल ऑयल रहता है दैट इज़ अणु तेल. अणु तेल इज़ वेरी न्यूट्रल. वो इतना शार्प भी नहीं होता Can you give है. it to kids? वी कैन गिव इट टू किड्स अबव 5 years ऑफ एज. उससे नीचे के, उससे कम एज के लिए वी नीड टू फिगर आउट कि बच्चे का वेट कितना है. दैट आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन कैन डू. बट अबव 5 years ऑफ एज वी कैन स्टार्ट विद 1 drop इन ईच नॉस्ट्रिल इन द डे टाइम. एंड सिंस वो ऑयल है सो इट इज़ प्रेफर्ड कि उससे पहले थोड़ा स्टीम ले लें एंड बाद में सिंस ऑयल गोज़ इन द थ्रोट, सो गार्गल्स करके वी कैन क्लियर द थ्रोट ऑल्सो. और अगर डे टाइम में ये पूरा प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट लगे सो इट कैन बी डन एट नाइट. सो अगर अनुतैलम नहीं यूज़ करना किसी ने तो नॉर्मल ऑयल जैसे होते हैं, कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, ये सब यूज़ कर कोकोनट सकते हैं? ऑयल आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज कोकोनट ऑयल थोड़ा कोल्ड पोटेंसी का रहता है. सो दे कैन यूज़ घी. घी गरम करके, घी इज़ वेरी न्यूट्रल. घी गरम करके घी को आप नॉस्ट्रल्स में डाल सकते हैं. एंड सरसों ऑयल इज़ वेरी शार्प, सो वो थोड़ा पंजेंट है. इट कैन क्रिएट अ बिट ऑफ ट्रबल एंड मोर ऑफ सिक्रीशंस. सो घी इज़ वेरी न्यूट्रल. वी कैन यूज़ घी ऑल्सो. बट अणु तेल आई से बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर हर्ब्स एज वेल. सो वो एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है. अगर किसी को रेगुलर स्नीजिंग हो रही है वो उसको क्योर भी कर देता है. सो ये एक मल्टी फंक्शनल ऑयल हो जाता है. तो मैं अगर दिनचर्या की बात करूं, सुबह से लेकर शाम तक, तो एक रूटीन बनाना चाहिए लोगों को. सुबह उठें, फ्रेश हो जाएं. इफ़ वो लगता है कि प्रॉपर नहीं फ्रेश हुए तो हर इंसान को एक सुबह पानी पीना चाहिए, गर्म पानी उठ के. तो हमारे आयुर्वेदिक में एक अंजलि बोला गया है, जिसे हम एक अंजलि इसको बोलते हैं बेसिकली. एक अंजलि, हमें टोटल 8 अंजलि पानी पीना चाहिए. एक अंजलि में लगभग 50 ml पानी आता है. तो टोटल मिला के हमें 400 ml पानी पीना चाहिए मॉर्निंग में. अब आजकल लोग देखते हैं कि भाई 1-1 लीटर पानी पी रहे हैं, 2-2 लीटर पानी पी रहे हैं. तो ये सब गलत है. ये आपकी अग्नि को डिस्टर्ब करता है. तो हमें 8 अंजलि पानी पीना चाहिए, जिससे हम बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेट आधा लीटर पानी हो गया. तो जो नॉर्मल फ्रेश हो जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं. जिन्हें थोड़ा फ्रेश होने में दिक्कत है, अपना आधा लीटर पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए. आप उसको मटके का पानी पी सकते हैं. आप कॉपर बॉटल्स में रख के या कॉपर किसी में जार में रख के पानी पी सकते हैं. ठीक है, ओवरनाइट फ्लो करके. तो आप ये पानी पी के वॉक करके फिर आप नॉर्मल अपना फ्रेश होके आप पहले तो करें गार्गल. देन उसके बाद आप स्टीम लें. जैसे डॉक्टर प्रीति ने बोला, गार्गल आप उसमें सेंधा नमक डाल के हम कर सकते हैं. ठीक है, हम आप स्टीम के लिए हम तुलसा जी के पत्ते, जिंजर और हल्की सी टर्मरिक डाल के हम उसको भाप ले सकते हैं. उसके बाद हर रूटीन में हर किसी को योगा ऐड करना चाहिए.
जैसे कि हम कोविड में भी देखते हैं कि हमारे कोविड में हर किसी ने योगा करा है, जो नहीं भी करता था उसने भी योगा करा है। क्यों? क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, हमारी जो बॉडी के एलिमेंट्स हैं उनको बेटर करता है, डाइजेशन उसको बेटर करता है। तो हमें रोज़ सुबह सबको प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये हमें अपना 10-15-20 मिनट हर किसी को निकालने चाहिए सुबह उठ के। हम अपना फ्रेश एयर में, ग्रीनरी के अगर पार्क है किसी के पास पार्क, वरना अपने टेरिस पे बैठ के, नहीं तो अपना रूम में थोड़ा सा कोई भी अपना ओपन रूम हो उसमें आप बैठ के करिए। तो 15-20 मिनट आप प्राणायाम करने का अपना डेली रिचुअल्स जो भी आप वो करिए, नहाना धोना, फिर उसके बाद अपना खाना, लाइट फूड, मैं कैन से कि लाइट फूड आप लीजिए जिससे आपकी हेल्दी रूटीन रहे पूरे दिन की। अपना सुबह को स्नैक्स करिए, अपना फिर ऑफिस जाइए, या जो बच्चे अपने स्कूल जाएँ मील लेकर जाएँ वहाँ खाएँ। कोशिश करें कि बाहर का फूड थोड़ा सा अवॉइड करें ऐसे सीज़न में थोड़ा सा। तो अपना होममेड कुकिंग फूड यूज़ करें, स्टीम वेजिटेबल यूज़ करें, अच्छा खासा फ्रूट्स यूज़ करें। आप आंवला ले सकते हैं, आप च्यवनप्राश यूज़ करें। उसके बाद आप इवनिंग में घर जब आप ऑफिस से आ रहे हैं आके आप स्टीम लीजिए, जिससे आपके पूरा जितना भी इन्फेक्शन पूरे दिन में आपका रहा है बॉडी में या फिर अपने थ्रॉट्स में, जैसे डॉक्टर पीते ने बताया, तो वो सब हम इवैक्यूएट हो जाता है, बाहर निकल जाता है सारा कुछ, तो जिससे हमें थोड़ा सा बेटर फील होता है। उसके बाद हम रात को अपना डिनर करने के बाद फिर हम गार्गल करें। गार्गल करने के बाद हम नस्से यूज़ करें, जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया आजकल नस्से। अब लोग क्या काम करते हैं कि अपने आप ही किसी भी चीज़ से यूज़ कर देते हैं, बेसिकली नस्से यूज़ करना। बट हम देखेंगे कि नस्से के भी प्रॉपर रूटीन फॉलोअप होते हैं कि भाई ऐसे नहीं, पहले उसको थोड़ा सा मसाज करना चाहिए, मसाज करने के बाद फिर हमें नेज़ल ड्रॉप डालने चाहिए, देन उसके बाद स्टीम लेना चाहिए, धूमपान जिसे हम बोलते हैं बेसिकली आयुर्वेदिक में, वो करना चाहिए। बट आजकल लोग क्या काम करते हैं, लिया और डाल लिया, यूट्यूब पर देखा, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑल्सो। तो एक आप आयुर्वेदिक आपके जो नियर वैद्य हैं उनसे आप डिस्कस करें इस चीज़ को डॉक्टर से, तो वो आपको जैसा जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग आपको डोज एंड ऑयल आपको प्रिस्क्राइब करें। अगर किसी को कुछ नहीं यूज़ करना तो सबसे बढ़िया गाय का घी यूज़ करिए, वो सबसे हेल्दी एंड सबसे सेफ़ है। तो ये आपकी पूरी होल डे रूटीन में होना चाहिए कि हम भाई हेल्दी डाइट, अगर हम मूल मंत्र देखें तो हेल्दी डाइट, प्राणायाम करें रोज़, अनुलोम विलोम कपालभाति, ठीक है, उसके बाद गरारे करें। और एक चीज़ में सबसे ज़्यादा हम बात करें तो वो फूड लें जिनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप। तो डॉक्टर साहब, किसी को अगर योगा करना ना आता हो तो उसके लिए क्या फिज़िकल एक्टिविटी आप रिकमेंड करेंगे? को योगा करना ना आता हो तो वो बेसिकली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करे। स्ट्रेचिंग हर कोई कर सकता है। आप अपना उसको बॉडी स्ट्रेचिंग में आप हैंड्स की स्ट्रेचिंग करें, लेग्स की स्ट्रेचिंग करें, सबसे ज़्यादा चेस्ट की स्ट्रेचिंग करें, जिससे बेसिकली जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम है, जो हमारा श्वसन क्रिया है, वो बेटर हो। तो मैंने देखा है कि पॉल्यूशन में फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की कम हो रही है क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे। बाहर जॉगिंग और वॉकिंग लोग आजकल काफ़ी कम कर रहे हैं, पार्क्स में लोग काफ़ी कम हो गए हैं सुबह और शाम। तो उन लोगों के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? दे कैन डू जिम एक्सरसाइजेस। आप जिम जाके वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर फ्लोर्स हैं, वहाँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिवेटर यू कैन यूज़ स्टेयरकेस। एंड रेगुलरली भी आप अगर कहीं बाहर नहीं भी जाना है तो भी अपने घर के स्टेयरकेस में ही ऊपर नीचे कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड जिनको योगा करने में कुछ प्रॉब्लम है या दे डोंट नो द करेक्ट पोस्चर, उनके लिए जिम ज्वाइन करना इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बिकॉज जिम्स आर ऑल्सो सेफ। वहाँ पर एयर प्योरीफायर्स भी रहते हैं, देर आर ट्रेनर्स ऑल्सो। ऐसा भी हम कर सकते हैं बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि जितनी फिजिकल बॉडी फिट रहती है उतना आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है एंड योर बोन मास ऑल्सो इंक्रीजेस. So these are scientifically proven facts that exercise is not just for the flexibility or keeping yourself in a good shape, but it aids in metabolism and it aids in healthy aging, it aids in healthy joints. आपकी जॉइंट स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, आपका जो बोन डेंसिटी है उसकी कॉम्पैक्टनेस बनी रहती है. सो दीज आर सर्टन स्टडीज़. आपके मेंटल फंक्शंस अच्छे रहते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे रहते हैं. सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट to fight the pollution but to have a healthy daily routine, to have a healthy age, to avoid a lot of medications. This will help. So you're basically saying either yoga or gymming in this weather will work well. What about you, Dr. Saab? बेसिकली डॉक्टर से राइट, अगर कोई बाहर भी नहीं जाना चाहता अपना घर में, जैसे बहुत सी फीमेल्स हैं वो बाहर अपना नहीं जाते जिम करने या कुछ भी, तो अपना घर में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. एंड यू कैन डू ऑल्सो यूज़ यूट्यूब. आजकल आपको ऑनलाइन योगा क्रिएटर्स मिल रहे हैं, आप उनसे अपना ले सकते हैं. आप योगा करिए, थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रेचिंग करिए. आप नहीं कर सकते, डॉक्टर प्रीति ने बताया कि वो भाई अपना रोज़ अपना घर में लाइक सीढ़ियों पे अपना चढ़िए, ठीक है. और उसके बाद आप यू कैन यूज़ रोप ऑल्सो. आप रोप पे आप कर सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह.
तो स्किपिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सब चीज़ें हम आजकल डेली रूटीन में यूज़ करें। और जो मैंने आपको बताया था पूरा रूटीन, उसमें अगर हम सुबह शाम 20 मिनट अपने लिए निकाल लें तो हम अपनी पूरी बॉडी को एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह हम वेरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर, लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं, आपने अच्छे से बताया। आपने बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेदिक हर्ब्स भी आप कह रहे थे कि इसमें हेल्प करते हैं, तो किस तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए इसमें, और किस तरह से उनको लेना चाहिए कि वो हमें इस पॉल्यूशन को फाइट करने में हेल्प करें? देखिए, देर आर टू कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। वन इज़ स्पेसिफिकली प्रिस्क्रिप्शन हर्ब्स एंड वन इज़ जो हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो नॉन प्रिस्क्रिप्शन में जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है काली मिर्च, हल्दी, सौंठ विच इज़ ड्राई जिंजर, एंड देन रेगुलर जो किचन कॉन्डिमेंट्स में हमारे पास आता है उसमें हम अजवाइन रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमें अपने हर मील में नॉन नेगोशिएबली यूज़ करना ही चाहिए, बिकॉज दे डज नॉट ओनली एड टू द टेस्ट एंड द डाइजेशन बट दे आर गुड फॉर द बॉडी ऑल्सो। दे हेल्प्स इन फाइटिंग रेगुलर इन्फ्लेमेशन, रेगुलर डे टू डे वेयर एंड टीयर चेंजेस। एंड इफ़ आई टॉक स्पेशली अबाउट पोल्यूशन, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम ये सब चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन भी देते हैं। एंड हम तुलसी का पानी गर्म करके पी सकते हैं। देन व्हेन आई से गर्म करके पीना, जो लोग कॉपर बॉटल में पानी डालते हैं उनको गर्म पानी उसमें नहीं डालना चाहिए, वो रेगुलर पानी डाल सकते हैं। एंड रेगुलरली हम गर्म करके तुलसी का पानी उसमें काली मिर्च डाल के इसको रेगुलर काढ़ा नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा बॉईल करके, बट नॉर्मल ल्यूकवार्म करके हम इसे रेगुलर डे टू डे लाइफ में पी सकते हैं। सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। तुलसी स्पेशली बहुत हेल्प करता है एंड देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेज ऑल्सो। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर लेमैन लैंग्वेज। बहुत सारी आपको ऐसी साइंटिफिक रिसर्चेज मिलेंगी वेयर ब्लैक पेपर एंड तुलसी ये बहुत अच्छा काम करते हैं फॉर फाइटिंग वायरल इन्फेक्शंस। इवन जिंजर हेल्प्स अ लॉट इन फाइटिंग वायरल इन्फेक्शंस एंड in fact in curing them also. गिलोय हैज़ अ गुड रोल। गिलोय को हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं थोड़ी in very small quantities. So that will help. Unless there is some high grade fever or something, तब तक हम गिलोय छोटी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। वो डेली करना चाहिए, उसका कोई हार्म नहीं है। और प्रिस्क्रिप्शन हर्ब्स में आप क्या रिकमेंड करेंगे? प्रिस्क्रिप्शन हर्ब्स में देर आर सर्टन फॉर्मुलेशंस जिसमें बहुत सारी जो भी डिजीज़ है जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, विच एवर इज़ द मेडिकल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली देर आर पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस विच डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब फॉर साइनसाइटिस और रनिंग नोज और रेगुलर फीवर, हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, इन सब की डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। सो दे आर अ डिफरेंट कैटेगरी, बट फॉर रेगुलर डे टू डे यूज़ हम इन सब हर्ब्स की एक हर्बल टी बना के ले सकते हैं एंड स्टीम के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं हम। आप कह रही हैं कि जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाले हर्ब्स हैं वो नॉर्मल जो आपके लंग प्रोटेक्शन और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए सॉल्व करने के लिए काफ़ी हैं। काफ़ी हैं, उन्हें कोई भी ले सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग देम ऑन अ डेली बेसिस दे आर रिपेयरिंग योर सिस्टम ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो अगर कहीं पर एक बहुत माइनर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा है या एक माइनर डिजीज़ आपका स्टार्ट हो रहा है, आप उसे एग्रीवेट होने से पहले ही हम उसे क्योरिंग फेज में लेकर जा पा रहे हैं, बिकॉज एवरी हर्ब इन इट सेल्फ इज़ अ मेडिसिन। दे आर ऑल फाइटोकेमिकल्स। हम सिंथेटिक केमिकल्स एलोपैथी में लेते हैं, दीज हर्ब्स आर फाइटोकेमिकल्स, सो दे ऑल्सो एक्ट लाइक मेडिसिन, बट हम उन्हें मेडिकल डोज में ना ले जाकर एक नॉन मेडिकल सेफ डोज में डेली ले रहे हैं। सो दे विल हेल्प इन फाइटिंग डे टू डे फ्री रेडिकल डैमेज, डे टू डे टॉक्सिन डैमेज। इनसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया कि हम यूज़ करते हैं तुलसी। तुलसी हमारा क्या काम करता है? एंटी वायरल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, वो हमारे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। ऐसे हम यूज़ करते हैं पिपली, जो काली मिर्च जिसे हम बोल देते हैं, ब्लैक पेपर। तो वो क्या काम करती है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देती है। तो जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन जो बॉडी में इंसर्ट होती है वो बहुत अच्छी मात्रा में जाती है। और जैसे टर्मरिक है वो सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर मैं ज़्यादातर अपने पेशेंटों में जो यूज़ करता हूँ वो मैं यष्टि मधु बहुत यूज़ करता हूँ। दैट मीन्स अ मुलेठी। जो पहले हमारे दादाजी वगैरह कहते थे कि भाई किसी को पॉल्यूशन की या फिर नॉर्मली सूखी खांसी हो रही है, खांसते खांसते पागल हो रहा है, कि भाई मुलेठी का एक पान खिला दो उसको। तो मुलेठी के पान से क्या होता है कि भाई आपको पान का जो पत्ता होता है वो भी नरिश करता है आपके थ्रोट में, और जो मुलेठी होती है वो ऑलरेडी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, आपके जो थ्रोट होते हैं ड्राइनेस होती है उसको सॉल्व करती है। तो मैं अपने पेशेंटों से बेसिकली क्या कहता हूँ कि आप मुलेठी लो, उसके छोटे 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 टुकड़े कर लो, और एक आप कोई भी बाउल में हल्का सा शहद डालो, उसमें डिप करके छोड़ दो। आपने क्या काम करोगे, जब भी आपको लग रहा है मेरे को कफिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो एक मुलेठी का पीस उठाया,
और अपने मुंह में डाल लिया, उसको अपने मतलब चबाते रहो अपना आधा एक घंटे तक उसे रखो। देन आपको उसे लग रहा है कि उसे थूकना है, उसे थूक के, तो ये आपको क्या काम करता है, हमारी पूरी जो ड्राइनेस हो रही है हमारे पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसको बहुत बेटर कर देता है। तो इसकी वजह से हमें जो बार बार खांसी उठ रही है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको भी बहुत हद तक हेल्प करता है। आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वासा आता है, जैसे मैंने आपको मुलेठी बताया, ऐसी वासा आता है। वासा भी हमारा रीजनरेशन करने में बहुत अच्छा काम करता है। जो भी हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, कफ होता है, ब्रीथिंग, जिसको ब्रीथिंग की थोड़ी इशू होती है, उसमें वासा बहुत अच्छा काम करता है। और आजकल आप देखोगे कि हर घर में आपको सीतोपलादी चूर्ण मिल जाता है, जिसे देखो भाई कफ है, किसी को ब्रीथलेस प्रॉब्लम है, सीतोपलादी चूर्ण ले लिया उसने अपना, ठीक है। च्यवनप्राश हर कोई, ज़्यादातर आप देखोगे एड्स वगैरह में सब जगह च्यवनप्राश का बहुत ऐड है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें च्यवनप्राश किस समय और किस टाइम और कितनी क्वांटिटी के साथ लेना चाहिए। उसके लिए हमें एक, आपके जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, उनसे हमें कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कि हर एज के अकॉर्डिंग, हर वेट के अकॉर्डिंग, हर डाइजेस्टिव फायर्स के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग उसकी डोसेस और अलग अलग उसका टाइम बताया गया है, तो उस बिहाफ पे हमें उसे लेना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, जैसे बोलते हैं कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लंग्स काले हो गए हैं, उन काले लंग्स को वापस सफ़ेद करने के लिए क्या लेना चाहिए, क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखो, काले लंग्स को सफ़ेद करने के लिए आपको डिटॉक्स ही करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे डॉक्टर पीते ने बताया डिटॉक्स वाटर, हम डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने जिंजर लिया, ठीक है, और हमने ब्लैक पेपर लिया, ठीक है, तुलसा जी ली हमने, और इसमें हमने थोड़ा सा मुलट्ठी डाल लिया, तो इन सब ने कि हमने एक हर्बल टी बना ली। हर्बल टी बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपना डिटॉक्स करने के लिए हम गार्गल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, हमें उसको बाहर करना है। जब तक वो बाहर नहीं होगा तो फ्रेश एयर अंदर नहीं जाएगी। फ्रेश अंदर जाएगी तो वो अब ऑटोमेटिकली हमें जो लंग्स हैं उनको वो डिटॉक्स करना स्टार्ट कर देता है। तो इट टेक अ टाइम, बट थोड़ा थोड़ा करके आप अगर डेली बेसिस अपनी अच्छी रखते हो, अपना रूटीन पे आप रहते हो, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाते सो ये सब अगर हम स्टेप्स लें तो हम इस पॉल्यूशन को फाइट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम सब अस्पताल में जाके एडमिट हों और बच्चों के हेल्थ प्रॉब्लम्स हों। सो डॉक्टर, हमने काफ़ी डिस्कस किया, बट कुछ हम ऐसा पॉल्यूशन प्रोटोकॉल डिस्कस कर सकते हैं विद इजी स्टेप्स जो कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सके पॉल्यूशन फाइट करने में इजीली? बेसिकली मैं जैसे अपने पेशेंटों को बताता हूँ 5 स्टेप आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स। तो उसमें सबसे पहला मैंने आपको जैसे रूटीन पूरा समझाया, तो उसमें 5 स्टेप याद रखो। पहला स्टेप है कि हमें रोज़ गार्गल करने हैं। सेकंड स्टेप हमें योगा प्राणायाम करना है। थर्ड स्टेप हमें स्टीम लेनी है। फोर्थ स्टेप हमें अपने आप को लाइट मील से, हेल्दी मील से रखना है। 5 स्टेप हमें स्लीप बेटर रखनी है। जैसे मैंने स्टेप 1 बताया गार्गल, तो हम गार्गल के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सेंधा नमक, गर्म पानी हमने करा, उसमें हमने थोड़ा सेंधा नमक, टर्मरिक यूज़ करा, तो जिससे हमें काफ़ी बेटर हेल्प मिलेगी। सेकंड स्टेप जैसे मैंने आपको बताया योगा, तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ठीक है, भ्रामरी, ये 3-4 हम जो कॉमनली यूज़ होने वाली योगा हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने आप की जो स्लीप साइकिल है उसको बेटर करें, तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आफ्टर 10, मैं रिकमेंड मोस्टली पेशेंटों को 10 बजे बताता हूँ कि आप 10 से पहले ही सोने की कोशिश करो। बट अगर आपको 10 नहीं मिल रहा तो आप 11 लास्ट टू लास्ट, कटन ऑफ 11 लास्ट। फोर्थ मैंने आपको बताया लाइट मील आप रखिए। लाइट मील में जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में आप मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं, ठीक है, आप पोहा ले सकते हैं। आप सुबह एक तो ब्रेकफास्ट में, उससे पहले आप नट्स लीजिए, च्यवनप्राश लीजिए, उसके बाद फिर देन आपने ब्रेकफास्ट करा, फिर देन आफ्टरनून में आपने मूंग की दाल रखी, ठीक है, हम आप मसूर की दाल ले सकते हैं, आप कोई वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, साथ में आप रॉ सैलेड ले सकते हैं, स्टीम वेजिटेबल ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। और जैसे डॉक्टर पीते ने बताया था छाछ, छाछ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डाइजेस्टिव को बहुत अच्छा रखती है, हमारे साथ साथ हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छा रखती है छाछ। वो हमारी बॉडी को एक इम्यून पावर सिस्टम देती है, ठीक है, जिसे हम बेसिकली आजकल हम बोलते हैं बटर मिल्क। देन हमारा स्नैक्स में मैं आजकल अपने पेशेंटों को बताता हूँ कि आप अगर जो बहुत से चाय वाले पेशेंट हैं, जो पेशेंट अपना चाय यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे 4 बजे के आसपास, वो रादर देन रस, बिस्किट, नमकीन की जगह वो मखाने यूज़ करें। आप देसी घी में मखाने अपना करके रख लीजिए घर में, और आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी, अपना 1 कटोरी 2 बाउल अपना आप मखाने यूज़ करें। उससे आपका क्या है, कैल्शियम रिच है, तो आपकी बोन्स में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ब्रीदिंग में भी, हर चीज़ में आपको वो इम्यून पावर को बेस्ट कर देता है, क्योंकि प्योर कैल्शियम हमें मिल रहा है। एंड हमने डिनर, जितना हम लाइट डिनर रख सकते हैं, आयुर्वेदिक में बोला गया है कि जो अशाही खाना है वो सुबह का है, और रात को जो खाना है वो गरीबों वाला खाना खाओ। जितना आप लाइट से लाइट खाओगे वो रात का खाना रखो। आप दलिया, खिचड़ी वो रात के लिए आप प्रेफर रखो, या आपने सूप बना लिया, वेजिटेबल सूप, स्टीम वेजिटेबल हो गई, ये हमें सब कुछ नाइट में रखना है। और जो हमारा बेसिकली फिफ्थ था वो नस्य था।
हमें अपने आप को एक ऑयल पुलिंग करके अपना हमें नेज़ल ड्रॉप डाल के रखना है। जो भी हमारे नियरेस्ट वैद्य या डॉक्टर से हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमें करके रखना है। तो आप ये 5 स्टेप प्रोटोकॉल आयुर्वेदिक हमेशा अपनाएं। तो डॉक्टर, एक क्वेश्चन जो कि मुझे हमेशा आता है कि बाहर इतना पोल्यूशन है और हम चाहते हैं कि घर के अंदर हम सेफ फील करें। घर के अंदर हम ये जो ये पार्टिकुलेट मैटर है, पोल्यूशन है, उसको कैसे कम कर सकते हैं? घर के इंटरनल एनवायरनमेंट को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ धूपन। धूपन इज़ हर्बल फ्यूमिगेशन। जैसे देर वॉज अ टाइम व्हेन देर वर स्टेरिलाइजिंग ऑप्शंस वर नॉट अवेलेबल, स्टेरिलाइजर्स नहीं होते थे, डेटॉल वाज नॉट इन्वेंटेड। उस टाइम पे भी जो ऑपरेशन थिएटर्स होते थे या फिर जो अलग स्टेराइल एनवायरनमेंट जहाँ करना होता था, वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज़ किया जाता था विच इज़ हर्बल फ्यूमिगेशन। सो देर आर सर्टेन हर्ब्स लाइक जटामानसी, गुगुल, वचा, और भी ऐसी कुछ हर्ब्स होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है एयर प्यूरिफाई करना। सो वी बर्न दोज हर्ब्स और वो बहुत ज़्यादा स्मोक भी क्रिएट नहीं करती हैं। सो उनको हम किसी भी एक मिट्टी के बर्तन में डालकर, इनफैक्ट इसमें हम बे लीव्स डाल सकते हैं, नीम की लीव्स डाल सकते हैं। सो दे विल कीप द इंसेक्ट्स ऑल्सो अवे एंड दे विल प्यूरिफाई योर इंटरनल एनवायरनमेंट। उनको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हम जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दे सकते हैं। दिस वी यूज्ड इन कोविड ऑल्सो इन मैनी केसेस। बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में धूपन किया गया था टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम पासिंग ऑन फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। सो देर आर गुड साइंटिफिक स्टडीज़ ऑल्सो जिसमें हवन के ऊपर भी स्टडीज़ हैं कि अगर आप एक जगह पर कुछ पर्टिकुलर हर्ब्स के साथ में हवन कर रहे हैं, सो इट प्यूरिफाइज अराउंड 150 स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया नियरिंग दैट हवन कुंड। डॉक्टर, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं है? बिकॉज टिपिकली बोला जाता है कि अगरबत्ती और धूप जलाने से धुआं बढ़ता है और वी इनहेल मोर पार्टिकुलेट मैटर। तो ये धूपन और हवन करने से धुआं होगा, विल इट नॉट इंक्रीज पोल्यूशन? तो दैट इज़ बिकॉज जो अगरबत्ती होती है उसकी स्टिक इज़ बैम्बू और सम वुड। तो हम यहाँ पर लकड़ी नहीं जला रहे हैं, हम या तो गोबर के उपले जलाते हैं या फिर जो हर्ब्स हैं वो जलाते हैं। सो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट नहीं होता है एंड देन दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन हर्ब्स। अब जो हम धूप और अगरबत्ती जलाते हैं उसमें देर आर एसेंशियल ऑयल्स एंड देर आर सर्टन फिलर्स। सो दोज फिलर्स क्रिएट कार्बन इन द एनवायरनमेंट विच एड्स ऑन टू द पोल्यूशन। बट अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी हवन हो रहा होता है वहाँ पर लोगों को चोकिंग फील नहीं होती है। इट इज़ जस्ट अ वेरी थोड़ी सी देर के लिए उनको धुएं से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट आफ्टरवर्ड्स दे डोंट फील दैट चोकिंग वाला कंप्लेंट बिकॉज इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ स्मोक क्रिएटिंग। जो बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट होता है वो लकड़ी से होता है। तो घर में जो हम फ्यूमिगेशन करते हैं उसमें हम लकड़ी तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ काउडंग केक्स एज अ बेस and over that we add certain herbs. So those herbs they do not create a lot of smoke, but उनके जो fumes निकलते हैं those fumes are medicated, so they can be inhaled also. They are very safe for inhalation as well. So can we use them as a replacement for air purifiers? Yes, you can use them. एंड इसके ऊपर बहुत सारी आप अगर किसी अच्छे साइंटिफिक जर्नल रिसर्च पोर्टल पे जाएंगे, देयर आर सर्टन स्टडीज़ ऑल्सो विच हैव बीन डन विच सेज दैट दीज आर वेरी पोटेंट मेथड्स ऑफ killing the bacteria in the air and for better inhalation purposes, for curing certain diseases also we use them as therapy. So for killing bacteria and germs, yes. Yes. But for For reduction of pollution also, for would they pollution work? also yes. But if we are saying कि ये आपके particulate matter को filter कर दे, that of course they will not do because there is no physical barrier in this. But उससे related जो problems create हो रही हैं उसको ये ज़रूर help करेगा fight करने में. Understood. डॉक्टर, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? इसके ऊपर मेरा भी है, जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया कि हमें भाई इसमें हवन करना चाहिए, धूपन लेना चाहिए। तो ये हमारे इंडोर्स हो गए बेसिकली। इंडोर्स एयर में जो हमारा घर आजकल पैक चलते हैं उसमें इंडोर्स एयर में ऑलरेडी हम पॉल्यूटेड है। हम सोचते हैं कि घर के बाहर ही पॉल्यूशन है, बट घर के अंदर भी उतना ही पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि लोग वेंटिलेशन अच्छा नहीं कर रहे अपने घर का। जितना अच्छा हम वेंटिलेशन रखेंगे उतना अच्छा हमें प्योर एयर मिलेगी। तो एक तो सबसे पहला चीज़ ये है कि अपने आप को घर को वेंटिलेट कर रखो, कि हर कोई मॉर्निंग एयर ज़रूर ले, अपना वॉक पे जाए। मॉर्निंग एयर के लिए हमें विंडो खोलनी पड़ेगी और विंडो खोलेंगे तो फिर पॉल्यूशन बढ़ जाएगी अंदर। नहीं, बट उसको आप, इसलिए तो डॉक्टर प्रीति ने बताया कि हमें धूपन यूज़ करना चाहिए। धूपन करने से क्या होता है, जो हमारी इंडोर एयर है वो हमारी जो है आपका बेटर हो जाती है। ठीक है, उससे जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो बेटर हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो हब्स बेसिकली डॉक्टर प्रीति ने बताया, गूगल यूज़ करना चाहिए, हमें नीम पत्ता उसमें डालनी चाहिए, वचा डालनी चाहिए, हम यष्टि मधु उसमें हम डाल सकते हैं।
उसमें हम जटामासी डाल सकते हैं। तो जटामासी का भी रोल क्या काम करता है, वो ब्रेन सेल को भी एक्टिव करता है, तो हमारी जो एनजाइटी डिप्रेशन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, उनको भी बहुत बेटर करता है। तो इस साथ साथ हमारा क्या काम करेगा कि हमारे पॉल्यूशन से भी हमें बेटर रखेगा, हमारे मूड्स को भी बेटर रखेगा, और हमारे साथ साथ स्टेबल भी रखेगा बॉडी को। तो ये करने से, और फिर हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा यूसेज बहुत बेटर है। किस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए घर पे? हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए तो लिली हमें बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए। लिली से हमें बहुत ज़्यादा बेसिकली ऑक्सीजन अच्छी रहती है। स्नेक प्लांट हमें यूज़ करने चाहिए, मनी प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड इंडोर में। तो ये 3-4 प्लांट ऐसे हैं जो हमें ऑक्सीजन बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। सो डॉक्टर, क्या पॉल्यूशन फाइट करने में मास्क यूज़फुल है जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं? येस, मास्क हैज़ अ गुड रोल टू प्ले। अगर आपका बाहर आना जाना ज़्यादा रहता है क्राउडेड प्लेसेस में, या फॉर दैट मैटर जनरली भी अगर आपका घर के बाहर ज़्यादा ट्रैवल रहता है, सो मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट। बट देन देर हैज़ टू बी N99 काइंड ऑफ मास्क। जो हम नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज़ कर लेते हैं, उनका ऐसा जिसमें कोई बेनिफिट दिखता नहीं है, बिकॉज सर्जिकल मास्क आपको नॉर्मल धुएं से प्रोटेक्ट कर सकता है, या नॉर्मल अगर कोई इरिटेंट जा रहा है आपके ब्रीदिंग पैसेज में, उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, फ्रेग्रेंसेस से कर सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सम फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स ऑफ 2.5 एंड दीज कैटेगरीज, उनके लिए N99 इज़ अ बेटर ऑप्शन देन अदर मास्क्स। सो व्यूअर्स, नाउ वी नो दैट पॉल्यूशन को तो हम रोक नहीं सकते, बट इन आयुर्वेदिक रेमेडीज से हम डेफिनेटली अपनी बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मृदुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति फॉर जॉइनिंग अस टुडे।